अच्छे चलाता करते हैं। चलो, कहा जा रहा है यहाँ पे अमेरिका में स्पेन साम्राज्य की स्थापना। बिल्कुल, अब देखो सिंपल है। पहले वहाँ पे हम लोगों ने देख लिया अमेरिका में जो भी, ठीक है, था वहाँ पे एज़टेक था, और क्या था, एज़टेक के साथ साथ माया, इंका, ठीक है। वहाँ पे स्थिति क्या थी। अब यहाँ पे धीरे धीरे वहाँ पे कैसे अपना ये साम्राज्य विस्तार कर रहे हैं। बिल्कुल वही कहानी है जो हम लोगों ने देखा हुआ था। जब अमेरिकी क्रांति हम लोग देख रहे थे तो उसमें देखा हुआ था कि ब्रिटेन के आने से पहले ऑलरेडी स्पेन, पुर्तगाल जैसे देश वहाँ पे क्या थे, मौजूद थे। और कहीं न कहीं इन दोनों देशों को ब्रिटेन के द्वारा क्या किया गया, पराजित करके वहाँ पे कंट्रोल किया गया। तो जस्ट उसके पहले की घटना है। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? माने ब्रिटेन ने जब उन लोग को पराजित किया, उनको उससे पहले की घटना एक है कि नहीं है, कि अमेरिका में स्पेन के साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई। क्योंकि इनके स्थापना के बाद ही वे लोग धीरे 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 ब्रिटेन के लोगों को पता चलेगा, और फिर वे लोग क्या करेंगे, आएंगे यहाँ पे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सोचो 1776 में, याद आ रहा कि नहीं आ रहा है? 1776 में कौन क्या होता है, अमेरिकी क्रांति होती है। ये अभी बहुत लंबा समय है, और अभी ये समय कब का चल रहा है अभी, ठीक है, 15वीं से 17वीं शताब्दी चल रहा है। लेकिन कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज कब की गई? 1492 में। समझ में आ रहा है? अब 1492 पे आते आते लगभग देखा जाए हम लोग तो 1516 तक 3 बार कोलंबस के द्वारा आना जाना क्या हो चुका है, लग चुका है। तो टाइम पीरियड अभी यहाँ तक आने में क्या है, काफ़ी लंबा टाइम पीरियड है। समझ में आ रहा है? तो ध्यान रखना। इसीलिए कहा, यहाँ पे बात करते हैं कि स्पेनी साम्राज्य का विस्तार बारूद और घोड़ों के इस्तेमाल पर आधारित सैन्य शक्ति की बदौलत हुआ। ऐसे पढ़ा रहे तो ठीक है ना, लाइन बाई लाइन। दो शब्द यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, बारूद और घोड़ों के इस्तेमाल, क्योंकि बारूद वगैरह उस समय चीन वगैरह में काफ़ी डेवलप हो चुका था, काला सोना जिसे बोला जाता था। और घोड़ा, ठीक है, बड़े बड़े नाव उस समय बनने लग गए थे। घोड़ों को नाव में लाद के डाल के, समझ में आ रहा है, कहाँ जाता था, अमेरिका डाला जाता। तो यही तो है। अश्वाक्षांश याद करो, अश्वाक्षांश कितने डिग्री को बोला जाता था? अश्वाक्षांश कितने डिग्री को बोला जाता था? 30 डिग्री को। कितने से कितने डिग्री बीच को? सब भुला गए सब। 0 से 30 डिग्री। 0 से 30 डिग्री। 0 से 30 डिग्री। इसका और भी नाम होता था, क्या नाम होता था? व्यापारिक पवन बोलते थे ना। व्यापारिक पवन कितने से कितने डिग्री के बीच होता है? 30 से 45। क्या? 30 से 45 डिग्री होता है, ठीक है। 30 डिग्री से 45 डिग्री, यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे उसको क्या बोला गया है, अश्वाक्षांश। तो यही होता था। देखो 30 डिग्री से 45 डिग्री, अगर ऊपर जाओगे लगभग, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यूरोप के लोग क्या करते थे, घोड़े लाद के ले जाते थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और जब उनको लगता था भारी लगने, तो क्या करते थे, नदी में फेंक देते थे। खूब 30 डिग्री से 45 डिग्री के तक की जो घटनाएं हैं, गतिविधियाँ हैं, खूब अच्छा खासा क्या है हुआ है यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसीलिए उसको नाम क्या रख दिया गया, अश्वाक्षांश नाम रख दिया गया। देखो हर चीज़ कहीं न कहीं क्या है, किसी न किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों को या तो नजराना देना पड़ता था, या फिर सोने व चांदी की खानों में काम करना पड़ता था। यह स्थानीय लोग कौन थे? अमेरिका के जो मूल निवासी थे, ठीक है। विशेष बात यह थी कि वहाँ पर रम में खोज के बाद छोटी बस्ती बसानी थी, जिससे रहने वाले स्पेनी लोग स्थानीय मजदूरों पर निगरानी रखते थे। बिल्कुल ये वही चीज़ है
जिसे अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में किया गया। छोटी छोटी बस्ती बना के पहले उन्होंने छोटी बस्ती बनाया, फिर आसपास से व्यापारिक चीज़ों को ये लोग इकट्ठा करने लगे, इस बस्ती पे डालने लगे। फिर बस्ती बना के इनको लगा कि भाई आसपास के लोग हैं, भारत के लोग हैं, यहाँ पे कहीं लूट खसोट न कर दें। फिर उन्होंने क्या कर लिया, दुर्ग बनवा लिया। क्या बनवा लिया? किला बनवा लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बिल्कुल वही प्रक्रिया इनसे पहले कौन अपना रहा है? अमेरिका में स्पेन के लोग अपना रहे हैं। स्थानीय प्रधानों को नए नए प्रदेश और संभव हो तो सोने को नए नए स्रोत खोजने के लिए भर्ती किया जाता था। सोने के लालच से गंभीर हिंसाएं घटनाएं भड़की, जिसका स्थानीय लोगों ने क्या किया? प्रतिरोध भी किया। हो सकता है कि भाई इतने सारे सोना लोग वहाँ से लेकर आ रहे होंगे तो उनके भी मन में तो ज़रूर आता ही होगा भाई कि इतनी इम्पोर्टेंस इनके लिए सोना क्यों है। स्पेनी विजेताओं ने कठोर आलोचक कैथोलिक भिक्षु बार्टोलिम ली लास कैसास ने कहा है कि स्पेनी उपनिवेश अक्सर अपनी तलवारों की धार अरावाकों के नंगे बदन पर क्या करते थे? आजमाते थे। कौन है? कैथोलिक भिक्षु है यहाँ पे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? मैंने बताया था क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले क्या होते थे? भिक्षुक भी होते थे, फ्रायर जिसे बोला गया। समझ में आ रहा है? अब सोचो कितना कहीं ना कहीं अगर देखा जा रहा है यहाँ पे तो बहुत सारा हिंसक गतिविधियाँ इन स्पेनियों के द्वारा क्या किया जा रहा है? किया जा रहा है। किस पे? अरावाक लोगों पे किया जा रहा है। जब सैनिक, देखो कितना अच्छा शब्द है, अपनी तलवारों की धार अरावाकों के नंगे बदन पर क्या करते थे? आजमाते थे। काफ़ी सीधा शांति प्रिय लोग थे वे लोग, बहुत अधिक विरोध नहीं करना, जो कहा वो कर देना। ठीक है। जब सैनिक दमन और बेगार का तांडव हो रहा था तभी महामारी की विनाश लीला ने नया मोर्चा खोल दिया। पूरी दुनिया की बीमारी विशेषतः चेचक ने अरावाक लोगों पर कहर ढा दिया, क्योंकि उनमें प्रतिरोधक क्षमता क्या थी? नहीं थी। उस समय बहुत आता था। ठीक है। प्लेग, चेचक समझते हो नहीं समझती हो? अरे वही हो, माता जी बोलते हैं ना हम लोग। क्या होता है? चेचक, चिकन पॉक्स बोला जाता है उसे। कई प्रकार का होता है, छोटा, बड़ा, बहुत बड़ा। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? शरीर पे जो दाने आ जाते हैं। तो यहीं पर कहा जा रहा है कि वहाँ के अरावाक लोग जो नेचर के साथ रह रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो नेचर के साथ रह रहे हैं, उसके साथ मिल के चल रहे हैं, और बाकी जो नेचर से कट के रह रहे हैं। ऐसे सोचो कि जो व्यक्ति बहुत अल्कोहलिक है, सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है कि नहीं है? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? और जो एक नॉर्मल आदमी है, चीज़ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक नॉर्मल आदमी एक बहुत सिगरेट दारू पी रहा है तो थोड़ा बहुत अगर उसको चीज़ अगर होता है तो हो सकता है कि उसमें प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। नेचर के साथ जो सामंजस्य बैठा कर रह रहे हैं, ठीक है, शरीर वही है, बहुत सेंसिटिव हो जाएगा। ये लोग कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रगल करके जा रहे हैं, बहुत मेहनत करके जा रहे हैं, और उसका ये कहीं ना कहीं उपचार, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? उपचारों को जान रहे हैं स्पेनिश लोग, तो चेचक वगैरह से क्या हो जा रहे हैं? बच जा रहे हैं। लेकिन वहाँ पे जो अरावाक जो लोग थे उन पे बहुत सारी क्या हो रही समस्याएं आ रही है। स्थानीय लोग ये मानते थे कि इन बीमारियों का कारण स्पेनियों द्वारा चलाई गई क्या थी? अदृश्य गोलियां थी। कैसी गोलियां? अदृश्य गोलियां थी यहाँ पे। ठीक है। अब देखो गन वगैरह लगा के जो भी गोली चला रहे हैं, कहाँ से निकला कहाँ गया, उनको कुछ दूर दूर तक कुछ आइडिया भी नहीं था। अरावाक और उनकी जीवन शैली का लोप निहायत खामोशी से स्पेनियों के साथ उस दुखद मुकाबले की क्या करता है? याद दिलाता है। कुल मिला के स्पेनियों की वजह से साफ साफ बताने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे कि जो भी अरावाक लोग थे, उनका जीवन शैली, उनकी जो भी लाइफ स्टाइल था, सांस्कृतिक गतिविधियाँ थी, पूरी तरीके से क्या हो गया? लोप हो गया, लुप्त हो गया। कोलंबस के अभियानों के बाद स्पेनिश वासियों द्वारा मध्यवर्ती और दक्षिण अमेरिका में खोज बराबर क्या रही? चलती रही। मध्यवर्ती और दक्षिणी अमेरिका में, नीचे और ठीक है मेक्सिको की तरफ। समझ में आ रहा है? ऊपर जाएंगे तो फिर उत्तरी अमेरिका। ठीक है। वहाँ लोग नहीं गए। आधी सदी के भीतर ही स्पेनिश वासियों ने लगभग 40 डिग्री उत्तर से 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक के मध्य समस्त क्षेत्रों को खोज कर बिना किसी चुनौती के उस पर आसानी से क्या कर लिया?
अधिकार जमा लिया। अब देखो 40 डिग्री है कि नहीं है, 40 डिग्री अगर देखेंगे तो काफ़ी नीचे तक आ जाएगा। देखो यहाँ से लेके है कि नहीं है, पूरा ऊपर देखो लगभग कहाँ तक चला जाएगा ये क्षेत्र, मध्य अमेरिका तक चला जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? इतने बड़े क्षेत्र पे सब कौन लोग थे? स्पेनिश लोग थे। उपयुक्त घटनाओं से पहले स्पेनिश वासियों ने इन क्षेत्र के 2 बड़े साम्राज्यों को जीतकर अपने कब्जे में कर लिया था। यह काम मुख्यतः 2 व्यक्तियों का। अब 2 बड़े साम्राज्य कौन होगा? अब इसके बीच अब देखना पड़ेगा ये 2 साम्राज्य में कौन, क्योंकि इसके 3 साम्राज्य मौजूद था कि नहीं था? एंजटेक था, बीच में माया था, नीचे क्या था? इंका था। तो कहा जा रहा है यहाँ पे कि यह काम मुख्यतः 2 व्यक्तियों माने आए होंगे जो नेतृत्व करने वाले होते हैं ना लोग। हरमन कार्टेस था और दूसरा कौन था? फ्रांसिस्को पिजारो का था। इनके द्वारा 2 साम्राज्य को क्या किया था? जीत लिया गया था। उनके अभियानों के द्वारा किया गया खर्चा स्पेन के जमींदार, नगर परिषद के अधिकारियों और अभिजातों ने क्या किया था? उठाया हुआ था। अब वही है कि भाई हम जा रहे हैं वहाँ पे, होता है ना, हमें सपोर्ट करो। क्या करो? सपोर्ट करो। जब मैं किसी भी चीज़ में जब होता है कि पहले सपोर्ट करो, मुझे पैसा दो, कुछ अगर उसका बेनिफिट होता है तो उसका बहुत बड़ा भाग तुम्हें भी दिया जाएगा। तो इसको सपोर्ट करने वाले कौन थे? स्पेन के जमींदार, नगर परिषद, अधिकारी। सोचो वहाँ के लोग कितने ललाई थे। गोल्ड आ रहा है, सोना आ रहा है, चांदी आ रहा है। इन अभियानों में शामिल होने वालों ने जीत के बाद हासिल होने वाले अपेक्षित हिस्से के बदले में अपने अस्त्र शस्त्र भी क्या किए? मुहैया कराए। कोई दिक्कत? अब बात की जा रही है कार्टेस और एजटेक लोग। अब मैप याद है? कार्टेस लोग कहाँ है सबसे? कोर्टेस लोग कहाँ है? नहीं दिया इसका। अच्छा, कोर्टेस लोग कौन थे? एजटेक दिया हुआ है, ठीक है। कोर्टेस और उसके सैनिकों ने मेक्सिको को रौंदते हुए उसे चुटकियों में क्या कर लिया? जीत लिया। अरे कोर्टेस नाम है ना यहाँ पे? अरे नहीं, नाम है ना यहाँ पे कोर्टेस। जो स्पेनिश व्यक्ति के जो नाम है, बताया जा रहा है कि कैसे उसने क्या किया? जीता। तो वही यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। हाँ, एक हरमन कोर्टेस है और दूसरा कौन है? पिजारो, ठीक है, पिजारो। तो कोर्टेस और उसके सैनिकों ने माने स्पेनिश लोगों के द्वारा मेक्सिको को रौंदते हुए उसे चुटकियों में क्या कर लिया? जीत लिया। अर्थात वहाँ पे जो एजटेक को क्या कर लिया गया? जीत लिया गया। 1519 में कोर्टेस क्यूबा से मेक्सिको आया, क्यूबा से मेक्सिको गया, जहाँ उसने टटनैक समुदाय से क्या कर ली? दोस्ती कर ली, ठीक है। इनको आदत होगा भाई, काफ़ी तेज़ तरार लोग हैं, किसको जीतना है, किसको हराना है, किसके साथ दोस्ती करना है, इनके लिए बहुत क्या होगा? आसान होगा। टटनैक लोग एजटेक शासन से अलग होना चाहते थे। इसके मतलब कि एजटेक लोगों के अंतर्गत कौन आते थे? टटनैक भी आते थे। एजटेक शासक मोंटेजुमा ने कोर्टेस से मिलने के लिए अपना एक अधिकारी भेजा। किससे? कोर्टेस से मिलने के लिए अपना क्या किया? एक अधिकारी भेजा। तब ठीक है, फ्लो चार्ट बना लेना थोड़ा सा, ठीक है, लिंक कर लेना। वह स्पेन वासियों की आक्रमण क्षमता, उसके बारूद और घोड़ों के प्रयोग को देखकर घबरा गया। स्वयं मोंटेजुमा को भी यह पक्का विश्वास हो गया। मोंटेजुमा कौन है? एजटेक का शासक। कोई दिक्कत? कुछ है नहीं यहाँ पे, क्या है? एजटेक है कि नहीं है? एजटेक, इसी के अंतर्गत कौन है रहने वाला है? ठीक है, टटानेक है कि नहीं है? कौन है? टटानेक। एजटेक का यहाँ पे शासक कौन है? कौन है शासक? मोंटेजुमा। मोंटेजुमा बोलो। मोंटेजुमा, ठीक है। अब यहाँ से अटैक हो रहा है किसका? स्पेनिशों का, स्पेनियों का, ठीक है। इसमें प्रमुख व्यक्ति का नाम क्या है? कोर्टेस। कोई दिक्कत? अब भाई कंट्रोल करना है यहाँ पे, तो इसकी कमजोर जो कड़ी है कौन है? टटनैक, ठीक है। ये लोग इससे क्या होना चाह रहे हैं? एजटेक से अलग होना चाहते हैं।
तो अलग होना चाह रहे हैं तो भाई स्पेनिशों के द्वारा इनको क्या किया जा रहा है, अपने में मिलाया जा रहा है। ठीक है, लालच दिया जाएगा भाई, आ जाओ भाई, कोई दिक्कत। इसका शासक लगा कि भाई तो दिक्कत है, शासक ने इनके पास क्या भेजा अपना, ठीक है, एक अधिकारी भेजा, संदेशवाहक भेजा, बेचारा घबरा के क्या वापस चला गया, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्वयं मोंटेजुमा को भी यह पक्का विश्वास हो गया कि कोर्टेज सचमुच किसी निर्वासित देवता का क्या है, अवतार है, जो अपना बदला लेने के लिए फिर से क्या हुआ है, प्रकट हुआ है। वही ये जनजातीय लोग हैं, समझ में आ रहा है ना। थोड़ी थोड़ी चीज़ों को देख के उनको इतना आइडिया तो था नहीं कि इस मामला क्या चल रहा है। यहाँ पे छोटा छोटा बीच में पॉइंट दिया रहता है इससे रिलेटेड। बर्नार्ड डियाज डेल कैस्टिनो ने अपने टू द हिस्ट्री ऑफ मेक्सिको में लिखा है कि टेबस्को के लोगों ने कोर्टेस के, कौन सा, टेबस्को के लोगों ने कोर्टेस को, समझ में आ रहा है ना, टेबस्को मैंने जो उसके अंतर्गत जो क्या रहते थे टेबस्को नहीं है, हाँ, टेबस्को के लोगों ने कोर्टेस के डोना मेरिना नाम की क्या की थी, सहायिका दी थी। अरे बहुत लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। वह 3 भाषाओं में प्रवीण था। उसने कोर्टेस के लिए दुभाषीय के रूप में बहुत निर्णायक भूमिका अदा थी। यह हमारी जीत की जोरदार शुरुआत थी और डोना मेरिना की सहायता के बिना हम न्यू स्पेन और मेक्सिको की भाषा नहीं समझ सकते थे। ठीक है, वहाँ के कुछ क्रियाकलापों का वर्णन किया गया है यहाँ पे। आगे देखते हैं क्या होगा। स्पेन सैनिकों ने ट्लैक्सलानो पर हमला बोल दिया। किस पे? ट्लैक्सलानो पर हमला कर दिया। ट्लैक्सलान खूंखार लड़ाकू थे जिन्होंने जबरदस्त प्रतिरोध करने के बाद अंततः समर्पण कर दिया। स्पेनिश सैनिकों ने क्रूरतापूर्वक उन सबका सफाया कर दिया। फिर वे टेनक्टलन की ओर बढ़े, जहां 8 नवंबर 1519 को क्या हो गए, वे पहुंच गए। ठीक है, मेक्सिको के तरफ ही जो भी वहाँ पे एजटेक साम्राज्य के अंतर्गत जो भी छोटी छोटी जातियाँ हैं, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, उन्हीं से इनका युद्ध हो रहा है। बहुत अधिक नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही समझने की ज़रूरत है कि इतना आसान नहीं है। स्पेनिशों द्वारा कई सारे युद्ध क्या किया गया। स्पेन आक्रमणकारी टेनोक्टिलन का दृश्य को देखकर हक्के बक्के रह गए। स्पेन आक्रमणकारी किसके? टेनोक्टिलन के दृश्य को देखकर हक्के बक्के रह गए। यह मैड्रिड से 5 गुना बड़ा था। कहाँ से? मैड्रिड से। मैड्रिड स्पेन का एक शहर है, देखो लिया है। इसकी आबादी स्पेन के सबसे बड़े शहर सेविली से क्या थी? 2 गुनी थी। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? मैंने ये जो लोग थे, कौन लोग? टेनोक्टिलन, इनकी जनसंख्या क्या थी? बहुत अधिक थी। एज्यूम करने के लिए बताया जा रहा है यह मैड्रिड से क्या था? 5 गुना था। और इसकी आबादी स्पेन के सबसे बड़े शहर सेविली से क्या थी? 2 गुनी थी। कुल मिला के जनसंख्या क्या थी? अधिक। थोड़ा सा कंपेरिजन कर दिया गया है। जैसे अगर एज्यूम कर लिया जाए जैसे दिल्ली है कि नहीं है, तो अपने अगर किसी छोटे क्षेत्र से तुलना करोगे तो मान लो कोई गांव है, एक गांव की संख्या 1000 है, ठीक है। अब किसी बड़े गांव से तुलना करोगे तो क्या कहोगे कि भाई उसके कंपेरिजन में, ठीक है, हमारा गांव काफ़ी छोटा है, हमारे कंपेरिजन में उसका गांव काफ़ी बड़ा है, वहाँ की जनसंख्या हमारे कंपेरिजन में क्या है? बहुत ही बड़ी है। समझ में आ रहा है? तो वैसे भी किसने कंपेरिजन किया? स्पेन आक्रमणकारियों के द्वारा एक कंपेरिजन किया गया कि इनकी जनसंख्या क्या है? बहुत अधिक है। अब देखो, नाव से लोग जा रहे हैं, तेज़ तरार हैं लोगों के पास दिमाग है, यहाँ लोगों के पास बंदूक है, बारूद है, घोड़ा है, लेकिन जनसंख्या अब देखो कितना लोग नाव से जाएंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अस्थाई निवासी जो है वहाँ के, जनसंख्या उनकी क्या है? अधिक है। लेकिन ये लोग होशियार हैं, थोड़ा कॉमन सेंस का यूज करना है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं यहाँ पे। मोंटेजुमा ने कोर्टेस का हार्दिक क्या किया? स्वागत किया। अर्थात लगता है कि शासक होशियार था। मोंटेजुमा याद आ रहा है ना? कौन है? एजटेक का शासक है। पढ़ रहे यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेट रहो। एजटेक लोग बड़े सम्मान के साथ स्पेनियों के शहर के बीचों बीच ले गए। एजटेक लोग, ठीक है, इनको कहाँ ले गए? शहर के बीचों बीच,
जहां मोंटेजुमा ने उन पर उपहारों की वर्षा कर दी। लेकिन टेक्स क्लान के हत्याकांड के बारे में जानकारी होने के कारण उसके अपने लोगों के मन में क्या थी, आशंका थी, क्योंकि टेक्स क्लान जो लोग थे ये किसके अंतर्गत आते थे, एज़टेक लोगों के, ठीक, एज़टेक शासन के अंतर्गत आते थे। एज़टेक जो शासन है यहाँ पे, ठीक है, जो बहुत बड़ा यहाँ पे जो क्षेत्र बसाया गया है, बहुत सारी क्या थी जनजातियाँ अलग अलग क्या हुई थी, बटी हुई थी। तो जब स्पेनियों ने जब आक्रमण किया तो हो सकता है कि यहाँ पे एक जो जनजाति जो होगी, कौन, यहाँ पे जो दिया गया है, हाँ टेक्स क्लान दिया गया, भाई इनको हराया गया होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन इसके शासक जो है मोंटेजुमा, इसके द्वारा इन लोगों को क्या किया गया, स्वागत किया गया। लेकिन शासक को तो पता लग ही गया होगा कि भाई ये तो हमारे लोगों को मार के आए हैं, तो इसीलिए इनके मन में क्या थी, आशंका थी। तो शासक करे तो क्या करे, ऑलरेडी शासक स्पेनियों को देवता में मान चुका था, है कि नहीं है। मैंने डर नहीं होता है, डर की भावना बहुत अधिक आ गई थी। एज़टेक के एक वृत्तांत में स्थिति का कुछ वर्णन कुछ इस प्रकार किया गया है। ऐसा लग रहा था मानो टेनोक्टिलन के किसी दानव ने को क्या कर दी है, शरण दे दी है। टेनोक्टिलन के निवासियों को ऐसा महसूस हुआ कि सभी ने भांग खा ली है, वे सब पगला, ठीक है, वे सब पगला से गए हैं। हर आदमी भयभीत होकर कांप रहा था, मानो सारी दुनिया की आते ही बाहर निकल जा रही हो। लोग भयाक्रांत नींद में क्या हो गए, सो गए। इतिहासकारों के द्वारा, ठीक है, इस तरह का चीज़ प्रयोग किया जाता है। फिर कहा जा रहा है कि एज़टेक लोगों की चिंता भी निर्मूल क्या थी, नहीं थी, माने बिना कोई मूल का नहीं था, चिंता तो थी ही ना इनको भी। कॉर्टेस ने बिना को कारण बताए सम्राट को नज़रबंद कर लिया और फिर उसके नाम पर शासन चलाने का प्रयास करने लगा। सोचो मैंने कितना हिम्मत है कि नहीं है। तो साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कितने लोग तेज है स्पेनिश वासी, कितना अंतर आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है। स्पेन के प्रति सम्राट मोंटेजुमा के समर्पण को औपचारिक बनाने के प्रयत्न में कोर्टेस ने एज़टेक मंदिर में ईसाई प्रतिमाएं स्थापित करवाई। खेल शुरू हो गया। मोंटेजुमा ने एक समझौता प्रस्तावित किया और मंदिर में एज़टेक और ईसाई दोनों प्रकार की प्रतिमाएं क्या कर दी, रखवा दी। अब लोगों को कन्फ्यूजन होगा ही होगा। पहले एक ही मूर्ति था उनकी, जो भी, ठीक है, मूर्ति हो गया, उसके जगह कौन आ गया, ईसाई। फिर कहा जा रहा है कि इस समय कोर्टेस को अपने सहायक एल्वाराडो को सब कुछ सौंप कर जल्दी से क्यूबा क्या करा, लौटना पड़ा। किसको, कोर्टेस को। कहाँ लौटना पड़ा, ठीक है, क्यूबा लौटना पड़ा, वहाँ से क्यूबा लौटना पड़ा, क्योंकि इन्हीं क्षेत्रों में सर्वप्रथम क्या हुए थे, स्पेनिश लोग आए हुए थे। स्पेनी शासकों के अत्याचारों से और सोने के लिए उनके निरंतर मांग के दबाव के कारण आम जनता ने विद्रोह कर दिया। कमवाते थे ना जाके, ओड़े मार मार के करवाना, ठीक है, अच्छा खासा ही होता था। एल्वाराडो ने हुई जिलपोटली के वसंतोत्सव के में कत्लेआम का क्या कर दिया, हुक्म दे दिया। किसने, एल्वाराडो ने, जो किसकी जगह लिया था, कोर्टेस की जगह लिया था। ने कोर्टेस की जगह यही लिया था ना, कोर्टेस वापस क्यूबा आ गया। अब इसने भाई एल्वाराडो को मिला तो इसको लगा हम कितना सोना क्या करें, निकलवा लें। जब उन्होंने विद्रोह किया तो इसने क्या कर दिया, वसंत ऋतु में कत्लेआम का क्या कर दिया, हुक्म दे दिया। माने जालियांवाला बाग टाइप का, उससे भी बड़ा। समझ में आ रहा ना। जब हमने हुक्म दे दिया कि जो भी विद्रोह कर रहा है क्या करो, उसको मार दो, अपने सैनिकों को। जब 25 जून 1520 को कोर्टेस वापस लौटा तो उसे घोर संकट का क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। कहाँ लौटा, वापस एज़टेक में लौटा। पुल तोड़ दिए गए थे, जल मार्ग काट दिए थे, सड़कें बंद कर दी गई थी। स्पेनियों को भोजन और पेयजल की घोर कमी का सामना करना पड़ा। कोर्टेस को मजबूर होकर कहाँ वापस लौटना पड़ा। कोई दिक्कत। फिर कहा जा रहा है कि इसी समय रहस्यमय परिस्थितियों में मोंटेजुमा की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। कौन, मोंटेजुमा कौन था, वहाँ का शासक था एज़टेक का। एज़टेक की स्पेनियों के साथ लड़ाई जारी रही और परिणाम स्वरूप लगभग 600 अत्याचारी विजेता और उतने ही टेक्स क्लान के लोग क्या हो गए, मारे गए। मैंने इसमें स्पेनिश लोग भी मारे गए और वहाँ के लोग भी मारे गए। हत्याकांड की इस भयंकर रात को आंसू भरी रात, नाइट ऑफ टीयर्स
के नाम से जाना जाता है। काफ़ी कत्लेआम मचा होगा उस रात। कोर्टेस को नवनिर्वाचित राजा, उसके जगह कौन आया है, क्वेटेमोक के विरुद्ध अपनी रणनीति की योजना बनाने के लिए वापस ट्लैक्सक्लान में शरण क्या करनी पड़ी, लेनी पड़ी। किन को, स्पेनिश वासियों को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि राजा शासक की जगह कोई दूसरे शासक वहाँ पे क्या आ गया। अब दूसरा शासक आ गया, पहले को तो मार दिया गया, हो सकता है भाई कि इन्हीं के द्वारा मारा गया हो, लेकिन अब दूसरा शासक आया तो अब दूसरा क्या इनको समझ रहा है, डिपेंड करता है ना। तो भाई उसके खिलाफ अब क्या करना पड़ेगा। ट्लैक्सक्लान में आके लोग, जगह का नाम है, ठीक है, ट्लैक्सक्लान में जगह है। हाँ, वापस ट्लैक्सक्लान में शरण लेनी पड़ी। देखो ट्लैक्सक्लान यहाँ के जनजाति लोग भी है, ठीक है, और जगह का नाम भी है। उस समय एजटेक लोग यूरोपीय लोगों के साथ आई चेचक से प्रकोप से क्या कर रहे थे, मर रहे थे। कौन लोग, यूरोपीय लोग। उस समय एजटेक लोग यूरोपीय लोगों के साथ आई चेचक के प्रकोप से क्या कर रहे थे, मर रहे थे। कौन लोग, एजटेक के लोग। मैंने शुरू में बता दिया था कि उनमें प्रतिरोधक क्षमता बहुत क्या होती थी, कम होती थी। फिर कहा जा रहा कोर्टेस केवल 180 सैनिक और 30 घोड़ों के साथ टेंडोक्लिन में क्या हो गया, घुस गया। और एजटेक भी अपनी आखिरी मुठभेड़ के लिए क्या थे, तैयार थे। मैंने अब शासक चेंज हो गया, इसका मतलब कि जो दूसरा शासक आया वो भी क्या था, बहुत तगड़ा था। नाम बहुत अधिक याद करने की ज़रूरत क्या है, नहीं है। कुल मिला के यहीं से यहाँ पर समझने की कोशिश करना है कि जो पहला शासक था एजटेक का, ठीक है, उन्होंने इनको क्या दिया भाई, शरण दिया। शरण देने के साथ साथ इन्होंने उसका ज़बरदस्त क्या किया, फ़ायदा उठाया। बहुत अधिक वहाँ से गोल्ड लाया गया, गोल्ड की डिमांड इनकी जारी रही, ठीक है। और उसी परिस्थिति में क्या हो गया भाई, रहस्यमय कंडीशन में वहाँ के शासक की मृत्यु हो गई। लेकिन दूसरा जो शासक आया वो इतनी आसानी से इन स्पेनिश वासियों के सामने घुटने टेकने वाला नहीं था। समझ में आ रहा है? जब घुटने टेकने वाला नहीं था तो प्रत्यक्ष लड़ाई होनी क्या हो गई, शुरू हो गई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसी तरीके से पढ़ा जाएगा इसको। एजटेक भी अपनी आखिरी मुठभेड़ के लिए क्या थे, तैयार थे। आर पार की लड़ाई थी। अब शकुनों ने एजटेक को बता दिया कि उनका अंत दूर नहीं है। अब शकुनों ने, ठीक है, इससे वास्तविकता समझकर सम्राट ने अपना जीवन त्याग देना ही क्या करा, ठीक समझा। कहाँ के शासक ने, एजटेक के, कि जो भी होगा भाई देखा जाएगा। मेक्सिको पर विजय प्राप्त करने में 2 वर्ष का समय लग गया। कोर्टेक्स मेक्सिको में न्यू स्पेन का कैप्टन जनरल बन गया। कौन, कोर्टेस। और उसे चार्ल्स पंचम द्वारा, चार्ल्स पंचम याद रख नहीं आ रहा, सम्राट जो था कहाँ का, स्पेन का, चार्ल्स पंचम द्वारा सम्मानों से क्या कर दिया, विभूषित कर दिया गया। अरे स्पेन का है ना, स्पेन का मान लो झंडा यहाँ मेक्सिको में गाड़ रहा है तो स्पेन का शासक का नाम होगा कि नहीं होगा। पहले लोग करते थे, जो भी व्यक्ति काफ़ी इस तरह का काम करता था तो वहाँ के शासक खुश होकर उसको बड़ा पद देते थे, उपहार देते थे, पदवी देते थे, और बोलते थे कि जाओ क्या करो, उस क्षेत्र में शासन करो भाई, हमारे लिए भी कुछ क्या करते रहना, भेजते रहना ना, जो भी कर हो, ठीक है। मेक्सिको से स्पेन वासियों ने अपना नियंत्रण किसने कहाँ पे कर लिया, ग्वाटेमाला, निकारागुआ और होंडुरास पर भी क्या कर लिया, स्थापित कर लिया। कुल मिला के ऊपर की तरफ, एजटेक की तरफ कंट्रोल किसका हो गया, स्पेनिश वासियों को हो गया। एक तरफ हो गया, एक लड़ाई कंप्लीट हुई कि नहीं हुई। अब दूसरी लड़ाई की हम लोग बात करेंगे, जो कहाँ लड़ा जाएगा, नीचे ही लड़ा जाएगा, पेरू की तरफ, ठीक है। पिजारो और कौन लगा, इनका लोग। कोर्टेस के विपरीत पिजारो गरीब और क्या थे, अनपढ़ था। पिजारो समझ रही हो ना, वही फ्रांसिस्को पिजारो है, पिजारो, ठीक है, हाँ, फ्रांसिस्को पिजारो। उत्तर की तरफ कौन लड़ा, कोर्टेस, और दक्षिण की तरफ पिजारो। कोई दिक्कत? अब इनका नाम इम्पोर्टेंट हो जा रहा है, देख लेना। कोर्टेस के विपरीत पिजारो गरीब और अनपढ़ था। वह सेना में भर्ती होकर 1502 में कैरिबियन द्वीप समूह में आया था। उसने कहानियों में इनका राज्य के बारे में सुन रखा था कि वह चांदी और सोने का देश है।
उसने प्रशांत से वहाँ पहुँचने के लिए कई प्रयत्न किए, ठीक है। एक बार जब वो अपनी यात्रा से घर लौटा तो वह स्पेन के राजा से मिलने में सफल हो गया। इस मुलाकात के दौरान उसने राजा को इंका के कारीगरों द्वारा बनाए गए सोने के सुंदर सुंदर मर्तबान दिखाए, ठीक है। माने मूर्ति, मर्तबान माने मूर्ति ही होता है, ठीक है। राजा के मन में लोभ जगा, जो भी चार्ल्स था ना वहाँ का राजा। अब चार्ल्स 1 2 3 4 5 गिनती नहीं है, कोई दिक्कत। कहाँ का शासक? एज़टेक का। अरे एज़टेक खत्म हो गया, इंका का नहीं। नहीं, ऑस्पेनिस का था। ऑस्पेनिस का कुछ भी बोलते रहती, कहाँ खोए रहती हो सब। तो यही राजा ने गया है ऊपर की तरफ उसको जो भी निकले तो स्पेनिश है तो अरे कार्टेस पिजारो के बारे में बताने की कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। पिजारो के आके अपने मन आ जाता है यहाँ पे लोग। पिजारो जब यहाँ पे आता तो उसको वहाँ के शासक से क्या करनी पड़ती है? मतलब अधिकार लिया है। तुम लोग नहीं समझती हो। अभी तुमको, ठीक है, इंडिया से बाहर जाना है तो तुम्हें क्या परमिशन लेना पड़ेगा? नहीं लेना पड़ेगा। किससे परमिशन लेना पड़ेगा? शासक से। जो भी यहाँ का सिस्टम है कि नहीं है, कि भाई विदेश मंत्रालय है, वहाँ से भाई तुमको पासपोर्ट बनवाओगी, वीज़ा बनाओगी तब ना जाओगी। तो वहाँ पे भी वही है, स्पेन का निवासी है वो। स्पेन के निवासी पे कंट्रोल किसका रहेगा? वहाँ के शासक का रहेगा। अगर तुमको बाहर जाना है तो शासक से क्या करनी पड़ेगी? परमिशन लेनी पड़ेगी। समझ में आया? तो परमिशन लेने किससे गया हो? स्पेन के शासक से गया भाई, कि भाई हमको वहाँ जाने दीजिए, ठीक है। हमको अगर जाने देंगे, देखिए सोने के क्या बनाया वहाँ पे, महल बना है, सोने के मर्तबान दिखाया उसने, मूर्ति दिखाया। तो वहाँ जाएंगे तो काफ़ी स्पेन को क्या होगा? लाभ होगा। बुझाया कि नहीं बुझाया? पढ़ो, देखो इधर। कोर्टेस के विपरीत पिजारो गरीब और क्या था? अनपढ़ था। थोड़ा नज़दीक करके देखो इधर, ठीक है। दूर दूर से सब रहती है, पता ही नहीं चलता। कोर्टेस के विपरीत पिजारो गरीब और अनपढ़ था। वह सेना में भर्ती होकर 1502 में कैरिबियन द्वीप समूह में क्या हुआ था? आया हुआ था। कहाँ पे? कैरिबियन द्वीप समूह में आया हुआ था, सेना में भर्ती हुआ था। कोई दिक्कत? इसका मतलब कि पहले भी आ चुका था। कौन? पिजारो। तो जब आया था यहाँ पे तो इंका का जो शासक था इधर नीचे, उसके बारे में क्या हुआ था? सुना था उसने कि भाई सोने का ही क्या है, राजमहल है उसका। बुझाया कि नहीं बुझाया? उसने कहानियों में इंका राज्य के बारे में सुन रखा था कि वह चांदी और सोने का है। उसने प्रशांत से वहाँ पहुँचने के लिए कई क्या किए? प्रयत्न किया कि भाई कैरिबियन द्वीप समूह से हम किसी तरह कहाँ पहुँच जाए? पेरू में पहुँच जाए, इंका साम्राज्य में पहुँच जाए। बुझाया कि नहीं बुझाया? लेकिन क्या रहा? असफल रहा। क्या रहा? असफल रहा। असफल रहा। बुझाया कि नहीं बुझाया? एक बार जब वो अपनी यात्रा से, मैंने कहाँ, स्पेन से लौटा तो वह स्पेन के राजा से मिलने में सफल हो गया। बुझाया कि नहीं बुझाया? कौन से? हो सकता है कि भाई प्रयास किया होगा, वापस कहाँ गया होगा? स्पेन गया होगा, है कि नहीं है? अब स्पेन जब गया होगा यहाँ, वही तो दोबारा इसने क्या मांगा होगा? परमिशन मांगा होगा शासक से, स्पेन के शासक से, कि हमको वहाँ पे जाने दीजिए, फुल परमिशन हमको दीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो स्पेन लौटा, वह स्पेन के राजा से मिलने में सफल हो गया। इस मुलाकात के दौरान उसने राजा को, राजा कौन, कहाँ का? इंका का। मारेंगे झापड़ से भी इंका का। और इस दौरान, मुलाकात के दौरान उसने राजा को, कौन? स्पेनी राजा को। स्पेनी राजा को। समझ में नहीं आ रहा। इस मुलाकात के दौरान उसने राजा को, ठीक है, कौन राजा को? स्पेनिश राजा को। भाई जिस राजा से मिलने में सफल होगा उसी को दिखाएगा ना। अपने राजा से मिलने में सफल हो गया। राजा से मिलना उस समय इतना आसान क्या था? नहीं था। एक आम व्यक्ति के लिए, या फिर एक, भले ही अगर वो तुम स्टाफ ही क्यों ना हो, अभी तुम मान लो कि डीएम हो, तुम चाह रही हो कि प्रधानमंत्री से मिल जाएगा, अचानक मिल जाओगे? कभी चाह रहे हो कि सीएम से मिल ले, वो तुम्हें बुलाएगा तभी मिलोगे। या फिर तुम बहुत रेयर कंडीशन में क्या होगा, मान लो कोई घटना हो गया तो हो सकता है कि तुमसे मिल ले। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
थोड़ा व्यवहारिक होकर सोचो। इस मुलाकात के दौरान उसने राजा को क्या दिखाया? इंका के कारीगरों द्वारा बनाए गए सोने के सुंदर सुंदर मर्तबान दिखाए। मर्तबान, मूर्ति, बर्तन, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिखाया किस शासक को? स्पेनिश शासक को दिखाया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये सब इतना आसान सब में लिखा है। अब देखिएगा तो कुछ न कुछ उसके मन में जगेगा कि नहीं जगेगा? राजा के मन में लोभ जाग उठा। उसने पिजारो को यह वचन दे दिया कि अगर वह इंका प्रदेश को जीत लेगा तो उसे वहाँ का क्या कर देगा? राज्यपाल बना देगा, गवर्नर बना देगा। पिंजारो ने कोर्टेस का तरीका अपनाने की क्या करी? योजना बनाई। किसने? पिंजारो ने। कि जैसे कोर्टेस ने उत्तर में जीत लिया मेक्सिको के क्षेत्रों को, वैसे हम भी क्या करेंगे? दक्षिण में इंका के क्षेत्रों को जीतेंगे। कोई दिक्कत? लेकिन वह यह देखकर क्षुब्ध हुआ कि इंका साम्राज्य की स्थिति वहाँ से क्या थी? भिन्न थी। इसका मतलब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इंका में स्थिति एजटेक जैसा नहीं होगा, मजबूतीकरण होगा यहाँ पे। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? इंका साम्राज्य की स्थिति वहाँ से क्या थी? बिल्कुल भिन्न थी। अब क्या भिन्न थी देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि 1532 में वहाँ अताहुल्पा के एक गृह युद्ध के बाद इंका साम्राज्य की बागडोर अपने हाथ में क्या कर ली थी? ले ली थी। एक शासक था जिसका नाम क्या है? अताहुल्पा। समझ में आया? इंका में क्या हुआ होगा? गृह युद्ध हुआ होगा। क्या हुआ होगा? गृह युद्ध हुआ होगा। और इस गृह युद्ध के पश्चात वहाँ एक नया शासक आ गया जिसका नाम क्या था? अताहुल्पा। अताहुल्पा है कि नहीं है? कोई दिक्कत? बागडोर अपने हाथ में ले लो। सोचो अब गृह युद्ध के बाद जो शासक आएगा, अपने आप में तुम सिंपल सोच के देखो, गृह युद्ध के बाद जो भी शासक आएगा वो शासक मजबूत होगा कि कमजोर होगा? बहुत ही मजबूत होगा। कमजोर क्या होगा? मजबूत होगा बहुत ही, मैं बोली। ठीक है, क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, क्या होगा? बहुत मजबूत होगा। ठीक है, इतिहास गवाह है यहाँ पे। गृह युद्ध वही शासक खत्म करेगा, वही अगुवाई करेगा जो वहाँ मजबूती से कोई न कोई कदम उठाएगा, चाहे अब्राहम लिंकन ही क्यों ना हो। तभी वहाँ के परदेशियों में पिंजारो ने क्या किया? प्रवेश किया। उसने जाल बिछाकर राजा को बंदी बना लिया। कौन राजा को? अताहुल्पा को। राजा ने अपने आप को मुक्त कराने के लिए एक कमरा भर सोना फिरौती में देने का क्या किया? प्रस्ताव किया। बुझा रहा कि नहीं बुझा रहा? आज तक के इतिहास में इतनी बड़ी फिरौती किसी को नहीं मिली थी। ये अपने आप में क्या है? इतिहास है। देखो, लेकिन पिंजारो ने अपना वचन क्या किया? नहीं निभाया। उसने राजा का क्या कर दिया? वध करवा दिया। और उसके सैनिकों ने जी भर कर लूट मार मचाई। लूटपाट के बाद इंका राज्य क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया। विजेताओं की क्रूरता के कारण 1534 में विद्रोह भड़क उठा और जो 2 साल तक चलता रहा, जिसके दौरान हजारों की संख्या में लोग युद्ध और महामारियों के कारण मौत के मुंह में क्या हो गए? चले गए। मैंने बड़ी लग रहा है कि क्या बोलते हैं, पिंजारो के द्वारा आसानी से क्या कर लिया गया? यहाँ पे जीत लिया गया। इनका क्षेत्र को जीत लिया गया। यही नहीं लग रहा है? बहुत अधिक मेहनत करने की लगता है कि ज़रूरत नहीं पड़ी है। समझ में आया? तो जीत लेने के बाद भाई इनका साम्राज्य को जब अपने अंडर कंट्रोल कर लिया गया इनके द्वारा, तो स्वाभाविक है कि एक लंबे समय के बाद, ठीक है, हो सकता है कि ये लोग सही से चला ही नहीं होंगे। जब भी एक विदेशी शक्ति होती है किसी भी देश में, वहाँ की जो भी नीतियों को लागू करता है, तो वो अधिकतर चीज़ों को क्या करेगा? वो अपने को ध्यान में रख के, अपने को फ़ायदे में रख के क्या करेगा? वो लागू करेगा। अब ये लोग गया है पिंजारो, तो वहाँ के लोगों की भलाई सोच रहा होगा, या सोच रहा होगा कितना अधिक से अधिक यहाँ से हम सोना ले जाए। लूटने के चक्कर में लगा, लूटने के चक्कर में लगा होगा। अगले 5 वर्षों में स्पेनियों ने पोटोसी, ठीक है, मैंने पोटोसी, ऊपरी पेरू, आज का बोलीविया के खानों में चांदी के विशाल भंडारों को क्या कहा? पता लगाया। बुझा रहे नहीं बुझा रहा? अभी भी एक क्या नहीं, इधर एक जगह था, हमको लग रहा है चिक्की कमाटा की क्या था, ठीक है, चांदी का बहुत बड़ा खान है। उन खानों में काम करने के लिए उन्होंने इनका लोगों को क्या कर लिया? गुलाम बना लिया।
किसने? पिंजारो ने। कोई दिक्कत? 2 युद्ध कंप्लीट हो गया, आसानी से क्या कर लिया गया? जीत लिया गया कि नहीं? जीत लिया गया, जीत लिया गया। दूसरी बात करते हैं हम लोग कैब्राल और ब्राजील की, ठीक है। अब यहाँ पे कैब्राल है, ठीक है। अब यहाँ पे कैब्राल और ब्राज़ील में यहाँ पे देखेंगे कि अब स्पेनिश तो आ गए, स्पेनिश के साथ साथ पुर्तगाली भी क्या हो चुके हैं, यहाँ पे आ चुके हैं। समझ में आया कि नहीं आया? पुर्तगाली भी कहीं ना कहीं कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। जो पिछले मैप में तुम लोग दिखाया गया था कि इधर के क्षेत्रों पे स्पेनिश वासियों का कंट्रोल हो गया, ब्राज़ील की तरफ पुर्तगालियों का कंट्रोल हो गया। अब कैसे हुआ ये हमें क्या करना है, देखना है। तो ब्राज़ील पर पुर्तगालियों का कब्जा तो इत्तेफाक से ही हुआ। सन 1500 में पुर्तगाली निवास पेड्रो अल्वारिस कैब्राल जहाज़ों का एक शानदार जुलूस लेकर भारत के लिए रवाना हुआ। कहाँ रवाना हुआ? भारत के लिए। नाम इसका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पेड्रो अल्वारिस कैब्राल। तूफानी समुद्रों से बचने के लिए उसने पश्चिम अफ्रीका का एक बड़ा चक्कर लगाया और यह देखा कि वह उस प्रदेश के समुद्र तट पर पहुंच गया है जिसे वर्तमान में ब्राज़ील कहा जाता है। आया होगा इधर, ठीक है, आया होगा इधर भारत की तरफ कि भाई इधर से आ जाएंगे, लेकिन यहाँ से लगता है कि तूफानों में क्या हो गया, फंस गया। जाने का नीचे तो कहाँ चल गया? पश्चिम की तरफ चला गया। दक्षिणी अमेरिका का यह पूर्वी भाग उस क्षेत्र में आता था जिसे पोप ने पुर्तगाल को क्या रखा था? सौंप रखा था। इसलिए वे अविवादित रूप से इसे अपना इलाका मानते थे। उन्हें कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका का यह पूर्वी भाग उस क्षेत्र में आता था जिसे पोप ने पुर्तगाल को क्या रखा था? सौंप रखा था कि भाई पूर्वी भाग किसका होगा, सॉरी पश्चिमी भाग किसका होगा? मतलब पोप का। हाँ ठीक है, पुनः पुर्तगाल का होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए अविवादित रूप से इसे क्या करते थे वे लोग? अपना इलाका मानते थे। अविवादित मतलब क्या होता है? विवाद है कि नहीं है? नहीं है। विवाद नहीं है, मैंने एकदम उनको लगता था कि जैसे पोप ने बोला वैसे क्या हो गया, हमारा हो गया। कोई दिक्कत? नहीं। तब अब स्पेन ख़त्म हो गया, स्पेन का मामला साफ कर दिया हम लोगों ने, अच्छे से देख लेना। पुर्तगाल वासी ब्राज़ील के बजाय पश्चिम भारत के साथ साथ अपना व्यापार बढ़ाने के लिए अधिक उत्सुक थे। समझ में आ रहा है ना? पुर्तगाल वासी ब्राज़ील के बजाय कहाँ पे? पश्चिम भारत के साथ अपना व्यापार बढ़ाने के लिए अधिक उत्सुक थे। पश्चिम भारत कौन होगा? केरला की तरफ, ठीक है। क्योंकि ब्राज़ील से सोना मिलने की कोई संभावना क्या थी? नहीं थी। लेकिन यह एक प्राकृतिक संसाधन था उन्होंने भरपूर लाभ उठाया था। यह संपदा थी टिम्बर। ब्राज़ील का घना जंगल है कि नहीं है? अधिकतर पहाड़, पठारी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र किनारे तुमको दिखेगा ही नहीं। देखिए क्या है, ब्राज़ीलिया हाईलैंड है, उच्च भूमि। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उधर जाओगे तो पूरा अमेजन का क्या है, अमेजन बेसिन है उधर। तो उनको यहाँ पे क्या मिला लाभ? टिम्बर। क्या? बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। टिम्बर यानी इमारती लकड़ी, समझा रहा? ब्राज़ील वुड वृक्ष, जिसके नाम पर यूरोप वासियों ने इस प्रदेश का क्या कर दिया? नामकरण कर दिया। देखो सब कौन कर रहा है? यूरोप वासी कर रहे हैं। यूरोप वासियों के जरिए पूरे विश्व में मतलब फैल रहा है नाम। फिर उसी नामकरण को क्या कर दिया गया? परमानेंट कर दिया गया। इसके बाद कहा जा रहा है नामकरण किया से एक सुंदर लाल रंजक डाइक मिलता था। लाल रंजक क्या मिलता था? डाइक। डाइक नहीं, डाई। डाई होता है ना, रंग जो होता है, ठीक है, यहाँ यही मिलता था। तो कुल मिला के इनको यहाँ पे सोना चांदी तो नहीं मिला स्पेनियों की तरह, लेकिन इनको अच्छा लकड़ी मिल गया। कोई दिक्कत? ठीक है, इमारती लकड़ी था। लोग लकड़ी को लाद के ले जाते थे और इसके साथ साथ उन लकड़ियों से जहाज वगैरह बनाना, बड़े बड़े जहाज बनाना, ठीक है, इनके लिए बहुत क्या था? आसान था। और वहाँ पे क्या मिल गया? एक लाल रंग मिल गया जिसे डाइक बोला जाता था। कोई दिक्कत? ब्राज़ील के मूल जो निवासी थे, सोचो यहाँ पे कितने लोग आगे चल गए हैं। वहाँ पे अभी क्या था? वैसे ही था, लोग बिल्कुल
जनजातीय प्रणाली से युक्त। ब्राज़ील के मूल निवासी लोहे के चाकू, छुरियों और आरियों के बदले में, क्या, चाकू, छुरियों और आरियों के बदले में जिन्हें वे अद्भुत वस्तु मानते थे क्या मानते थे? अद्भुत वस्तु मानते थे, इन पेड़ों को काटने और इनके लट्ठे बनाकर जहाज़ों तक ले जाने के लिए तुरंत क्या हो गए? तैयार हो गए भाई, कि भाई हम तुम्हें क्या दे रहे हैं? लोहा दे रहे हैं, जो भी लकड़ियाँ हैं हमारे जहाज़ों तक क्या करो, ले चलो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है। देखेंगे भारत में जब अंग्रेज लोग आएंगे तो दक्षिण भारत में वन इतने घना थे, पहाड़ी इलाका था, तो वहाँ पे ट्रेन तो चल नहीं सकता था, तो लोग वहाँ के जो हाथी थे, कर्नाटक में हाथी खूब मिलते हैं, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? वहाँ के हाथियों को तैयार किया गया मालिकों के जरिए कि जो भी चंदन की लकड़ी है, हाथी क्या करेगा? सूंड में वधा है ना, सूंड में लपेट लेगा, पीठ पे लाद दो हाथी का, भर भर के लोग क्या करते हैं? लकड़ी ले जाते हैं। अभी पहले का पटरी होगा, ट्रेन के बीच की जो पटरी होती है अब सीमेंटेड होता है, पहले किसका होता था? लकड़ी का होता था। सोचो कितना लकड़ी लगा होगा। ये जिम करोगे तो एकदम लगेगा कि पूरा चीज़ ही साफ हो गया भारत से। ठीक है, एक हंसी है, चाकू व कंघे के बदले में ढेरों मुर्गियाँ, बंदर, तोते, शहद, मोम, सूती धागा और अन्याय चीज़ भी इन गरीब लोगों के पास थी, जो देने को क्या होते थे? तैयार रहते थे। सोचो कौन सा सदी चल रहा है? 15वीं 16वीं शताब्दी चल रहा है। ठीक है, हमने देखो कितने पीछे था, ये था कि नहीं था? तुम फ्रांसीसी और पुर्तगाली लोग इस लकड़ी के तलाश में इतनी दूर से कहाँ से क्यों आते हो? क्या तुम्हारे देश में लकड़ी नहीं है? एक मूल निवासी ने फ्रांसीसी पादरी से पूछा। चर्चा के अंत में उसने कहा, मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल बावले हो। तुम लंबा समुद्र पार करते हो, घोर परेशानियां झेलते हो और इतना कठिन परिश्रम करते हो, किस लिए? अपने बच्चों के लिए धन इकट्ठा करने के लिए ही ना। क्या जिस भूमि ने तुम्हें पाला पोसा और बड़ा किया है वह तुम्हारे बच्चों का पेट भरने के लिए पर्याप्त नहीं है? हमारे भी माता पिता और बच्चे हैं जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमें यह पक्का विश्वास है कि जिस भूमि ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है वह उनका भी भरण पोषण कर देगी। इसलिए हम लोग आगे की चिंता किए बिना आराम से ज़िंदगी क्या करते हैं? जीते हैं। देखो कितनी गहराई से बात वहाँ के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। अब वही है भाई, इनको लालच है, गांधी का स्टेटमेंट है, लालच को पूरा किया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो काफ़ी आसान शब्दों में लिखा गया है, बहुत अच्छे से नोट्स क्या करना, सब बना लेना, समझ समझ के सब बनाना। फिर कहा जा रहा है कि इमारती लकड़ी के इस व्यापार की वजह से पुर्तगाली और फ्रांसीसी व्यापारियों के बीच भयंकर क्या हुई? लड़ाई हुई। अब यहाँ पे कौन आ गए? फ्रांसीसी भी आ गया। यहाँ कि नहीं भैया? इनमें अंततः पुर्तगालियों की जीत हुई। किसकी जीत हुई? पुर्तगालियों की। पुर्तगालियों का भी जो नौसेना था, जहाज सेना था, समझ में आ रहा है, काफ़ी अच्छा था। उस समय राज वही करता था जिनकी नौसैनिक शक्ति क्या होती थी? अच्छी होती थी, क्योंकि वह स्वयं तटीय क्षेत्र में बसना और उपनिवेश बसाना चाहते थे। 1534 में पुर्तगाल के राजा ब्राज़ील के तट को 14 आनुवंशिक कप्तानों में क्या कर दिया? बांट दिया। कब? 1534 में। अब यहीं देखो कितना सपोर्ट है। जो भी लोग आ रहे हैं, अगर उनके शासक का सपोर्ट नहीं होता तो क्या इतने लोग कर पाते? नहीं कर पाते। स्पेन का शासक सपोर्ट कर रहा है, जाओ लूटो मारो काटो, ठीक है, हमें बस, ठीक है, अधिक से अधिक वस्तुएं चाहिए। पुर्तगाल का शासक भी यही नीति अपना रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फ्रांस में इस समय देखोगी तो ठीक है, कुछ शासक यहाँ पे भी मौजूद हैं। समझ में आया? उनके मालिकाना हक उन पुर्तगालों को सौंप दिए गए जो वहाँ अस्थायी रूप से क्या करना चाहते थे? रहना चाहते थे। किसको? पुर्तगालियों को। ब्राज़ील है ना पूरा, इसको 4 कप्तानों 14 क्षेत्रों में क्या कर दिया गया? 14 कप्तान क्या कर दिया गया? बना दिया, मैंने कप्तान मैंने प्रमुख बना दिया गया उसको। जिससे अमेरिका को 13-13 भागों में क्या किया था? बांट दिया गया था।
तो वहाँ पे भी बांट के एक एक व्यक्ति को क्या कर दिया गया इस क्षेत्र का, पता नहीं। मैंने प्रमुख बना दिया गया। और उन्हें स्थानीय लोगों को गुलाम बनाने का अधिकार भी क्या कर दिया गया, दे दिया गया। बहुत से पुर्तगाली बासिंदे भूतपूर्व क्या थे, सैनिक भी थे, मैंने ऑलरेडी भूतपूर्व सैनिक अब एक्सपायर हो रहे होंगे, उम्र क्या हो रही होगी उनकी, अधिक हो गई होगी, जिन्होंने भारत के गोवा क्षेत्र में लड़ाइयाँ लड़ी थी और स्थानीय लोगों के प्रति उनका व्यवहार अत्यंत क्या था, क्रूर था। क्योंकि 1498 में किसकी खोज हो चुकी थी, भारत की खोज वास्को डी गामा के द्वारा कर लिया गया था। और 1534 तक पुर्तगालियों ने भारत में अच्छा खासा बस्ती क्या कर लिया था, पश्चिम के क्षेत्रों की तरफ बसा लिया था। तो यहाँ पे जब ये लोग बसाते थे तो इतना आसान नहीं था इनके लिए। ऑलरेडी यहाँ भारत में कौन लोग थे, अरब व्यापारी थे। अरब व्यापारी इनका विरोध करते थे, स्थानीय व्यापारी इनका विरोध करते थे कि विदेशी लोग आ गए व्यापार करने के लिए। लेकिन यही था कि भाई लड़ाकू थे ये लोग, अंदर नहीं जा रहे हैं व्यापार करने, कहाँ पे, तटवर्ती इलाकों पे, समुद्र के किनारे कर रहे हैं। बुझाया कि नहीं बुझाया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। समझो, कोरिलेट करने की कोशिश करो। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है यहाँ पे कि भारत के गोवा क्षेत्र में लड़ाइयाँ लड़ी थी और स्थानीय लोगों के प्रति उनका व्यवहार क्या था, अत्यंत क्रूर था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, शिक्षा मिल गया पहले ही। अब याद करो एक घटना को, जब अमेरिकी क्रांति हुआ तो ब्रिटेन ने क्या किया, जब नए उपनिवेश बनने लगे तो उनके प्रति कैसी नीति अपनाई। अमेरिकी क्रांति के पश्चात ब्रिटेन ने नए उपनिवेशों के प्रति कैसी नीति अपनाई, लचीला क्या बता रहे, यही सब क्लियर करो, ठीक है। अमेरिकी क्रांति हो गया तो अमेरिकी क्रांति से उनका एक उपनिवेश क्या निकल गया, हाथ से बाहर निकल गया। फिर उन्होंने अपने आप को एनालाइज किया कि क्यों बाहर निकल गया, तो लगा कि भाई शुरू से हमने अमेरिका के साथ क्या किया, बहुत लचीला बर्ताव किया, इसीलिए अब नए उपनिवेश बन रहे हैं तो हमें उनके प्रति कैसे करना है। कठोर नीति। अब यही चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर करो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत कन्फ्यूजन होता है तुमको, कुछ क्लियर करती नहीं हुई कैसे जवाब दे पाओगे। समझ में आया, तो ये ऑलरेडी ये देख चुके थे। मैं जिस चीज़ को समझाना चाहता हूँ बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ, समझ में आया कि नहीं आपको। भाई इनको लगा कि अगर हम यही लचीलता बरतेंगे भारत जैसे, तो फिर यहाँ पे भी क्या आ जाएगी, समस्या आ जाएगी। इसीलिए स्थानीय लोगों के प्रति इनका माइंडसेट पहले से क्या था, कठोर था कि भाई नहीं, दमन के माध्यम से वहाँ पे कंट्रोल करना है। समझ में आया। 1540 के दशक में पुर्तगालियों ने बड़े बड़े बागानों में गन्ना उगाना और चीनी बनाने के लिए मिलें चलाना क्या कर दी, शुरू कर दी। देखो आते ही इनको पता चल गया कि यहाँ देखो गन्ना लग जाएगा। और आज के समय में नंबर 1 देश गन्ना के लिए कौन है, ब्राज़ील है कि नहीं है, ठीक है। ब्राज़ील के बाद कौन है, भारत है, ठीक है। ब्राज़ील इतना चीनी का प्रोडक्शन कर देता है कि उसके वजह से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पे चीनी का दाम कभी कम, मतलब अधिक हो ही नहीं पाता है, इतना अधिक होता है वहाँ पे, ठीक है। यह चीनी यूरोप के बाज़ारों में बेची जाती थी। बहुत ही गर्म और नम जलवायु में चीनी की मिलों में काम करने के लिए वे स्थानीय लोगों पर क्या थे, निर्भर थे। यहाँ पे भाई गन्ना लगवाना, गन्ने से क्या करना, चीनी बनाना, और लेबर, स्थानीय लोगों को लेबर ले जाते थे, या फिर यहाँ से भारत आते थे तो यहाँ से कई को सारा नाव कहाँ भेज देते थे, ब्राज़ील भेज देते थे। यहाँ के लोगों को लाद के ज़बरदस्ती गुलाम बना कहाँ भेज देते थे, भारत में, ब्राज़ील में भेज देते थे। और उन्हीं गुलामों से वो चलाते थे नाव भी, नाव समझते हो ना, काट लकड़ी का जो होता है खींचने वाला अंदर, हाँ, नहीं चलाओगे तो कोड़ा मारना। गन है भाई, जो विद्रोह किया उसको क्या करते थे लोग, गोली मार देते थे। मूवी में खूब दिखाता था ये सब चीज़। जब उन लोगों ने इस थकाने वाले नीरस काम को करने से इनकार कर दिया तो मिल मालिकों ने उनका अपहरण करवाकर उन्हें गुलाम बनाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। ब्राज़ील के कौन लोगों को, स्थानीय लोगों को। सोचो कि शुरू में कितना ये लोग शांति प्रिय थे, ठीक नहीं थे। जनजाति कभी भी हिंसक शुरू में नहीं हुए हैं, इतिहास गवाह है।
लेकिन जब उनका शोषण किया गया है तभी जाके कोई भी हिंसक हो जाएगा। ये भी हो रहे हैं भाई। फिर कहा जा रहा है कि तब स्थानीय लोग इन गुलाम बनाने वाले मालिकों से बचने के लिए गांव छोड़कर जंगल को क्या करने लगे, भागने लगे। कौन लोग? स्थानीय लोग, जो ब्राज़ील के लोग थे। और ज्यों ज्यों समय बीतता गया तटीय क्षेत्र में मुश्किल से कोई इक्का दुक्का ही स्थानीय लोगों का गांव बचा, लेकिन उनके बदले यूरोपीय लोगों के सुनियोजित कस्बे क्या हो गए, बस गए। किसका? पुर्तगाल का सुनियोजित होता है ना कस्बा। मिल मालिकों को गुलाम लाने के लिए मजबूर होकर एक दूसरा स्रोत, यानी कौन सा था, पश्चिम अफ्रीका को मुड़ना शुरू हो गया। यहाँ से उठा के ले गए। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? जाते थे। लेकिन स्पेनी उपनिवेशों में स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत थी। वहाँ एज़टेक और इंका साम्राज्य के अधिकांश लोगों से खदानों और खेतों में काम कराया जाता था। समझ में आया कि नहीं? वहाँ पे स्थानीय लोगों से काम कराया जाता था। यहाँ पे स्थानीय लोग भाग के जंगलों में चले गए। फिर अल्टरनेट इनको कौन मिला? अफ्रीकी लोग मिले। इसीलिए स्पेनी बासिंदों को औपचारिक रूप से उन्हें गुलाम बनाने अथवा कहीं और से गुलाम लाने की ज़रूरत करनी पड़ी नहीं पड़ी। किनको? स्पेनिश वासियों को। लेकिन इसके विपरीत पुर्तगालियों को लाने की ज़रूरत पड़ी। समझ में आया? एकदम क्रिस्टल क्लियर पढ़ो, ठीक है, पूरा एकदम क्लियर कर लेना है। 1549 में पुर्तगाली राजा के अधीन एक औपचारिक सरकार स्थापित की गई। कैसा? औपचारिक, नाम मात्र सरकार की स्थापित की गई और बहिया सेल्वाडोर को उसकी राजधानी बनाया गया। सेल्वाडोर कहाँ है? ऊपरी और दक्षिण साउथ नॉर्थ अमेरिका में। कहाँ है? यहीं पे है। पनामा के ठीक है, वहीं पे है सेल्वाडोर। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 1549 में पुर्तगाल राजा के अधीन, समझो राजा कहाँ है, उसके नाम पे औपचारिक सरकार कहाँ बनाया जा रहा है? सेल्वाडोर में बनाया जा रहा है। इसका मतलब समझ में आ रहा है? इस समय तक जेसुइट पादरियों ने बाहर ब्राज़ील जाना शुरू कर दिया था। यूरोपीय बासिंदे इन जेसुइट पादरियों को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि मूल निवासियों के साथ दया का बर्ताव करने की क्या कर देते थे? सलाह देते थे। और निडरतापूर्वक जंगलों में जाकर उनके गांव में रहते हुए यह सिखाते थे कि ईसाई धर्म एक आनंददायक धर्म है और उनका आनंद लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वे धर्म प्रचारक दास प्रथा के कड़े शब्दों में क्या करते थे? आलोचना करते थे। इसीलिए पादरियों से अपने ही लोगों से उनका बनता नहीं था। सारे पादरी देखो एक टाइप के नहीं होते हैं, ठीक है, कुछ कुछ मिल जाते हैं, कुछ अच्छा भी मिल जाते हैं, कुछ खराब भी मिल जाते हैं। तो कुल मिला के पादरी वहाँ के लोगों को होशियार बनाने की क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं। समझ इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ज़्यादा बचा नहीं होगा अब, ठीक है। इतना ही है। कहाँ से? पैराग्राफ देखो, चलो ठीक है। अब देखो, जो भी घटनाएं हुई हमने देखा कि किस प्रकार से अमेरिका में एक तरफ स्पेन वासियों का कंट्रोल होता चला गया, जिन्होंने स्थानीय लोगों की मदद से काफ़ी कुछ, ठीक है, फ़ायदे में रहे वे लोग, ठीक है, गोल्ड चांदी, समझ में आ रहा है, स्पेन वासियों ने काफ़ी लाभ कमाया। दूसरी तरीक पुर्तगाली जो थे ठीक उसके विपरीत थे, क्योंकि प्राइमरी क्रियाकलाप तक क्या थे, लोग सीमित थे। मुनाफा हुआ, इनको भी हुआ, लेकिन यही अब सोना चांदी से अधिक थोड़े मुनाफा अधिक होगा। तो इन दो लोगों को हमने बहुत अच्छे से देख लिया। अब लास्ट सबको मिक्स करके यहाँ पे दिखाया गया है विजय उपनिवेश और दास व्यापार। देखते हैं क्या है। पहला विजय, फिर उपनिवेश, और इसके बाद क्या शुरू हो गया? दास व्यापार। तो अभी तक 3 लोग आ गए हैं फ्रांसीसी। सबसे पहले कौन आए? स्पेनिश, उसके बाद पुर्तगाली, उसके बाद फ्रांसीसी, ठीक है। कह रहा है कि
जो अभियान पहले अनिश्चित परिणाम वाले समुद्री यात्राओं के रूप में शुरू हुए थे, आगे चलकर उनका यूरोप, उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका पर अस्थायी क्या करा, प्रभाव पड़ा। जो अभियान पहले अनिश्चित परिणाम वाली, माने पता नहीं जा रहे समुद्र में, है कि नहीं। टॉलमी ने लिख दिया है कि समुद्र का किनारा पतला है, लेकिन कोई निश्चित था नहीं था। लेकिन आगे चल के उनका यूरोप, उत्तर तथा दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका पर क्या करा, अस्थायी प्रभाव पड़ा। किनका, यूरोप वासियों का। फिर कहा जा रहा है यहाँ पे कि 15वीं शताब्दी में शुरू की गई, पूरा पूरा समरी है, सब समझ में आ रहा है ना, पूरा पूरा सार है यहाँ पे नीचे। हाँ, 15वीं शताब्दी में शुरू की गई यूरोपीय समुद्री परियोजनाओं ने एक महासागर से दूसरे महासागर तट के अटूट समुद्री मार्ग क्या कर दिया गया, खोल दिया। और अटूट नहीं, अटूट ना टूटने वाला समुद्री मार्ग क्या कर दिया गया, खोल दिया गया। इसके पहले तक इनमें से अधिकांश मार्ग यूरोप के लिए अज्ञात थे। कुछ मार्गों को तो कोई जानता भी नहीं था। तब तक कोई भी जहाज कैरिबियन या अमेरिकी महाद्वीपों के जल क्षेत्र में नहीं घुसा था। दक्षिण अटलांटिक तो पूरी तरह क्या था, अछूता था यार। क्या था, अछूता था, कोई आया ही नहीं था इधर। किसी भी जहाज ने उसके पार जाना तो दूर, उसके पानी में ही प्रवेश क्या किया था, नहीं किया था। और ना ही कोई जहाज दक्षिणी अटलांटिक से प्रशांत महासागर या हिंद महासागर तक क्या हुआ था, पहुंचा, ना इधर ना इधर। समझ पा रही हो कि नहीं पा रही हो। कब तक, 15वीं शताब्दी तक। फिर 15वीं शताब्दी के अंतिम और 16वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक में ये सभी साहसी कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कर लिए गए। कुल मिला के बात कहा जा रहा है कि जो अटूट समुद्री जो मार्ग जिस तरीके से इंसानों के द्वारा खोज लिया गया, उसके जस्ट पहले अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं था। खासकर अगर हम लोग दक्षिणी अटलांटिक महासागर की बात करें तो यहाँ पे तो कोई आया ही नहीं था, कोई नाव यहाँ कदम नहीं रखा था। ना दक्षिणी अटलांटिक महासागर से कोई हिंद महासागर गया था, ना कोई कहाँ गया था, प्रशांत महासागर गया था। क्योंकि इसी समय तक देखेंगे हम लोग कि 1499 तक आते आते 1498 में किसकी कहाँ खोज हो गई, भारत की खोज हो गई। ठीक है। और अमेरिका की 1492 में। क्लियर हो, 1492 में। मैंने इसका पहले सबसे पहले किसका खोज हुआ, अमेरिका की। उसके बाद किसका खोज हो गया, भारत का खोज हो गया। अब लगातार हो रहा है, कंटिन्यू रूप से हो रहा है। कह रहा है कि प्रारंभिक समुद्री यात्रियों के अलावा अन्य यूरोप वासियों के लिए भी अमेरिका की खोज के दीर्घ परिणाम निकले, दीर्घकालीन परिणाम निकले कि नहीं निकले। सोने चांदी की बाढ़ ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और औद्योगिकरण को और क्या कर दिया, अधिक विस्तार कर दिया। 1560 से लेकर 1600 तक सैकड़ों जहाज हर वर्ष दक्षिण अमेरिका की खानों से चांदी स्पेन को क्या करे, लाते रहे। अब देखेंगे, देखो ये भारत है और ये कौन है, यूरोप। कौन है, यूरोप। इधर अमेरिका है, यूरोप है। अब यूरोप के लोग, पुर्तगाली लोग आ रहे हैं व्यापार करने के लिए, स्पेनिश लोग आ रहे हैं व्यापार करने के लिए, बेचारे को नहीं आ रहा। फ्रांसीसी लोग व्यापार करने के लिए आ रहे हैं, बाद में इंग्लैंड व्यापार करने के लिए आ रहा है। व्यापार करने आ रहे हैं तो यहाँ से वस्तुओं को तो लेके जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से वस्तुओं को क्या ला रहे हैं, सोना चांदी। तब जहाँ से वस्तु क्या कर रहे हैं, ले जा रहे हैं, जो भी ठीक है प्राइमरी वस्तुएं, ठीक है गरम मसाला वगैरह, खाद्यान्न वस्तुएं हैं, कपास है, सब लेके जा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी सोचो इनके पास इतना सोना चांदी अगर देखा जाए, सब कहाँ से ले लेकर आए, ये अमेरिका से लेकर आए। अमेरिका से फिर कहाँ आया, यूरोप आया, यूरोप से फिर कहाँ आया, भारत आया। अब कंटिन्यू रूप से जब भारत आने लगा, भारत को ऐसे ही थोड़ा बोला गया सोने का चिड़िया। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। अच्छा खासा रोमन साम्राज्य के समय में भारत खूब क्या आया, भारत में बहुमूल्य धातु सोना चांदी आया। और आधुनिक युग तक भी भारत में अच्छा खासा क्या आया, सोना चांदी आया। लेकिन ये लंबे समय तक आया
अब भाई इनको लग गया ऐसे करेंगे तो हमारे देश की सारी वो ठीक है बहुमूल्य धातु कहाँ चली जाएगी, भारत चली आएगी। तो इससे अच्छा है कि भाई यहाँ व्यापार करो, यहीं के लोगों से व्यापार करो, मुनाफा यहीं लगाओ, है कि नहीं है। बाद में ही चीज़ क्या हो गया, शुरू हो गया। लेकिन अमेरिका के साथ ऐसा था, नहीं था। वहाँ तो कुछ था ही नहीं भाई। घर का हाथ होता है ना, घर की संपत्ति जैसे उठा के क्या करो, ले आओ, उसके बदले उनको कुछ देना नहीं था। नहीं पड़ता था। समझ पा रही हो कि नहीं पा रही हो, समझो इसको। इसीलिए कहा जा रहा है यहाँ पे कि 1560 से लेके 1600 तक सैकड़ों जहाज हर वर्ष दक्षिण अमेरिका के खानों से चांदी को स्पेन क्या करें, लाते रहे। लेकिन मज़ेदार यह बात यह हुई कि इसका लाभ स्पेन और पुर्तगाली को उतना क्या हुआ, नहीं मिला। इसका मतलब कि अभी कोई और आएगा, है कि नहीं है। और कौन आएगा, इंग्लैंड वाले। कौन आएगा, इंग्लैंड वाले आ जाएंगे। इंग्लैंड वाले आ जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया। उन्होंने अपने भारी भरकम मुनाफों को आगे व्यापार या अपने व्यापारी जहाज़ों के बेड़े का विस्तार करने में क्या किया, नहीं लगाया। मैंने हो रहा है ना, जब इतना फायदा हो रहा है और जहाज़ बनाए और वहाँ के लोगों को लाए, ऐसा उन्होंने नहीं किया। उसकी बजाय अटलांटिक महासागर के किनारे किनारे स्थित अनेक देश थे, विशेष रूप से इंग्लैंड, है कि नहीं, अटलांटिक महासागर किनारे, इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, जिन्होंने इन खोजों का लाभ उठाया। उनके सौदागरों ने बड़ी बड़ी संयुक्त पूंजी कंपनियां बनाई, है कि नहीं। देखो, शासक सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन शासक से भी सपोर्ट अगर कुछ लोग अगर बना लें सहभागिता के तौर पे, तो और लोगों के लिए क्या होता है, वो और बेहतर लाभ होता है। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। देखेंगे हम लोग कि सारी कंपनियां फेल हो जाती है भारत में आके, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस। दिक्कत यही था कि इन कंपनियों पे वहाँ का शासक का बहुत अधिक क्या था, कंट्रोल था। इंग्लैंड की कंपनियां भारत आती है तो वहाँ पे शासकों का कंट्रोल क्या था, शुरू में नहीं था कि जाओ भाई तुम लोग व्यापार करो, हमको सिर्फ मुनाफा चाहिए। तो वहाँ की जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां थी, समझ में आ रहा है, सब पूंजी इकट्ठा करके, पूंजी क्या हो जाएगा, एक जगह इकट्ठा हो जाएगा तो मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऐसे ही करते थे कौन लोग, अंग्रेज लोग करते थे। और इन्होंने सिर्फ भारत में ही नहीं किया, अमेरिका में भी इन्होंने यही किया। तो उनके सौदागरों ने बड़ी बड़ी संयुक्त पूंजी कंपनियां बनाई। सौदागर समझते हो ना, व्यापारी बोलते हैं, पहले के भाषा में सौदागर बोलते थे। और अपने बड़े बड़े व्यापारिक अभियान चलाए, उपनिवेश स्थापित किए और यूरोप वासियों को नई दुनिया में पैदा होने वाली नई नई चीज़ें जैसे तंबाकू, आलू, गन्ने की चीनी, ठीक है, ककोवा होता है, ककोवा कॉफ़ी बोला जाता है, और रबड़ आदि से क्या किया, परिचित करा है। ये कौन करा रहा है, इंग्लैंड वाले लोग, ठीक है। फिर कहा जा रहा है कि इसके अलावा यूरोप अमेरिका से आने वाली नई फसलों, विशेष रूप से आलू और लाल मिर्च से क्या हो गया, परिचित हो गया। अब क्या दिया है, यूरोप दे रहा है, पूरा यूरोप। कोई दिक्कत। फिर ये फसल यूरोप वासियों द्वारा आगे भारत जैसे अन्य देशों में क्या की गई, लाई गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आलू कहाँ से था, अमेरिका से था, यूरोप आया और यूरोप से कहाँ लाया गया, भारत में लाया गया। देखो आलू की कितनी कहानी है, आलू और लाल मिर्च। उत्तरी तथा दक्षिण अमेरिका के मूल निवासियों के लिए इन अभियानों के अनेक तत्कालिक परिणाम हुए, जैसे मार काट के कारण मूल निवासियों की जनसंख्या क्या हो गई, कम हो गई, मार दिया गया उनको। उनकी जीवन शैली का क्या हो गया, विनाश हो गया। उन्हें गुलाम बनाकर खानों, बगानों और कारखानों में उनसे काम लिया जाने लगा। मैंने कुल मिला के वहाँ के स्थानीय निवासियों को सबसे अधिक क्या हुई, नुकसान हुआ। फिर बताया जा रहा है यहाँ पे कि अनुमानित आंकड़ों से पता चलता है कि विजय पूर्व मैक्सिको की जनसंख्या कितनी थी, 3 करोड़ से लगभग 4 करोड़ तक रही होगी, है कि नहीं है। मैंने विजय पूर्व, मैंने जब उसको, हाँ मतलब जब उसको लूटा नहीं गया था। इंडियन क्षेत्र की भी यही स्थिति थी,
ठीक है। जब मध्य अमेरिका में यह 1 करोड़ से 1.3 करोड़ के बीच थी। यूरोपीय लोगों के आने से पहले यहाँ के स्थानीय लोगों की जनसंख्या 7 करोड़ थी। कितना, मैंने पूरा का पूरा, ठीक है, अमेरिका, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का बता दिया गया। फिर 150 बाद उनकी आबादी घट कर केवल कितनी हो गई? 35 लाख। सोचो कहाँ गए, जनसंख्या का पूरी तरीके से इनका डिक्लाइन हो गया, ख़त्म हो गया। कितने लोग बीमारी से मर गए, कितने लोग मार दिए गए, है कि नहीं है? इस जन हानि के लिए लड़ाई और अभी बीमारियां देखो दिया भी है, प्रमुख रूप से क्या है जिम्मेदार है। अमेरिका में 2 बड़ी सभ्यताओं एज़टेक और इंका के अचानक नष्ट हो जाने से यह बात उजागर होती है कि आपस में लड़ने वाली ये 2 संस्कृति एक दूसरे से बहुत क्या थी, भिन्न थी। एज़टेक और इंका दोनों ही साम्राज्य के मामले में युद्ध काल के स्वरूप ने स्थानीय लोगों को मनोवैज्ञानिक और भौतिक रूप से भयभीत करने में अपनी निर्णायक भूमिका क्या थी, अदा की थी। इसका मतलब हमने एक चीज़ और जान लिया कि इधर जो एज़टेक थे, इधर इंका थे, आपस में क्या कर रहे थे, इनके बीच लड़ाई पहले से क्या हो रही थी, हो रही थी। इस संघर्ष से कहा जा रहा है कि नैतिक मूल्यों के बुनियादी अंतर का भी पता चलता है। स्थानीय लोगों के लिए सोने के प्रति स्पेनिश की लोलुपता को समझ पाना क्या था, असंभव था। लोलुपता उन्हें लालच से भी अधिक है कि नहीं है। स्थानीय लोगों के लिए मैंने उनको लगता था कि ये इतना लोग स्पेनिश भाषी सोना क्यों चाह रहे हैं भाई, वे सोने के महत्व को समझते हैं, कुछ नहीं समझते। इसीलिए मैंने बोला था कि डिमांड सप्लाई का सब खेल होता है। उनके लिए भोजन इम्पोर्टेंट था, मजबूत धातु जिससे वे लोग जंगलों को काट सकें वो इम्पोर्टेंट था। अब सोना जो है, मजबूत धातु में सोना को गिना नहीं जाता है कि नहीं है। लेकिन इनको भाई पता था उसका मूल्य, अगर उनको भी उनका मूल्य पता होता तो शायद वे इतनी आसानी से जाने नहीं देते। इन मुठभेड़ों की बर्बरता का एक स्पष्ट प्रमाण यही है कि हारे हुए लोगों को गुलाम बना लिया जाता था। वैसे गुलाम बनाना कोई नई बात नहीं थी, परंतु दक्षिण अमेरिका का अनुभव इस दृष्टि से क्या था, नया था, क्योंकि सबसे अधिकतर गुलाम कहाँ बनाया गया, दक्षिण अफ्रीका में पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया। इसके साथ साथ वहाँ उत्पादन की पूंजीवादी प्रणालियाँ का प्रादुर्भाव हो गया, मैंने शुरू हो गया। कैसी पूंजीवादी प्रणाली का, पूंजी को क्या करो, इकट्ठा करो। काम की परिस्थिति भयावह थी, लेकिन स्पेनिश मालिकों का मानना था कि उनके आर्थिक लाभ के लिए इस प्रकार का शोषण अत्यंत क्या था, आवश्यक। सोचो अब अमेरिका के लोग पढ़ते होंगे तो कितना लगता होगा, नहीं लगता होगा। आजकल बोला जाता है ये सभी जालियांवाला बाग हत्याकांड था, कुछ वर्षी थी, ठीक है। तो भारत बार बार बोलता है कि इंग्लैंड की सरकार क्या मांगे, भारत से माफ़ी मांगे। होते रहता है, सब चलते रहता है। फिर कहा जा रहा है कि 1601 में स्पेन के फिलिप द्वितीय ने सार्वजनिक रूप से बेगार प्रथा पर क्या कर दी, रोक लगा दी। किसने, फिलिप द्वितीय ने, स्पेन के शासक ने, कि बेगार करवाना क्या है, गलत है, कोई दिक्कत। लेकिन उसके एक गुप्त आदेश के द्वारा इसे चालू रखने की भी व्यवस्था कर दी। मैंने ऊपर से है वही हाथी का दांत, क्या है, दिखावे के लिए फरमान जारी कर दिया कि क्या करना है, बेगार नहीं करवाना है, लेकिन एक नीचे से भी नहीं कराना है, ठीक है। किंतु 1609 में एक कानून बनाया गया जिसके अंतर्गत ईसाई और गैर ईसाई सभी प्रकार के स्थानीय लोगों को पूरी स्वतंत्रता दे दी गई। इसके उपनिवेश यानी यूरोप से आकर यहाँ बसे लोग नाराज हो गए और 2 साल के भीतर ही उन्होंने राजा को यह कानून हटाने और गुलाम बनाने की प्रथा को चालू रखने के लिए क्या कर दिया, मजबूर कर दिया। अब नई नई आर्थिक गतिविधियां जोरों से शुरू हो गई। जंगलों का सफाया करके प्राप्त की गई भूमि पर पशुपालन किया जाने लगा। 1700 में सोने की खोज के बाद खानों का काम जोरों से क्या हो पड़ा, चल पड़ा। आते ही सब चीज़ थोड़े मिल जाएगा, जब आदमी लोग रहने लगता है तो धीरे धीरे और भी सारी चीज़ों क्या होता है पता चलते जाता है। अब सोचो इधर पूरा का पूरा
उत्तर अमेरिका से लेकर दक्षिण अमेरिका तक कहाँ के लोग आके बस गए? मैंने यूरोप के लोग आके क्या हो गए? बस में बुझा रहा कि नहीं बुझा रहा? बार बार मैं बोलता हूँ कि अमेरिका में जैसे यूएसए बोला जाता है, अधिकतर लोग कौन है? ब्रिटेन के लोग थे, है कि नहीं है? उसी तरीके से अगर देखा जाए मेक्सिको की तरफ, तो अधिकतर लोग वहाँ पे कौन लोग आए? स्पेन के लोग आए। ब्राज़ील में लोग कौन आए? पुर्तगाली लोग आए। अब क्या हम इसका नहीं बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1700 में सोने की खोज के बाद खानों का काम जोरों से चल पड़ा और इन सभी कामों के लिए सस्ते श्रम की मांग क्या रही? बनी रही। यह स्पष्ट था कि स्थानीय लोग गुलाम बनने का विरोध करेंगे। अब यही विकल्प क्या था? बचा था कि गुलाम अफ्रीका से क्या किया जाए? मंगवाया जाए। बुझाया कि नहीं बुझाया? अब अफ्रीका से गुलाम को मंगवा के सारा उत्तरी अमेरिका में भी भरा गया और दक्षिणी अमेरिका में भरा गया। वहाँ से फिर अश्वेत कल्चर क्या हो गया? शुरू हो गया। बुझा रहा कि नहीं बुझा रहा? वरना यहाँ के अगर मूल निवासी को देखे, अमेरिका के जो मूल निवासी हैं उनका बाल ऐसे नहीं रहता है। ये जो तुम देखोगे काला खलूटा एकदम, तो कौन लोग हैं? सब अश्वेत लोग ही हैं, अफ्रीकी लोग ही हैं, क्योंकि उनकी एक अलग प्रजाति ही है, अफ्रीकन, ठीक है, प्रजाति। अमेरिका भी मान लो कि इधर साउथ अब क्या बोलते हैं, इंडीज है, ब्राज़ील है, यहाँ के लोग तुमको अधिकतर गोरे लोग देखने के लिए मिल जाएंगे, जो वहाँ के जो मूल निवासी जो बच गए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतिहास से देखो कहाँ से कहाँ आदमी ले जाता है, वही वर्तमान में जो चल रहा है। अब ये सब पढ़ने के बाद खुद सोचो, वर्तमान में अगर कोई चीज़ अगर आ रहा है तो हम बहुत अधिक हद तक, ठीक है, समझने का हमें क्या होगी? आसानी होगी उस चीज़ को समझने में। कोई दिक्कत? पूरा हमने दासत्व का रूप ही देख रहे हैं कि जो भी दास को बनाया गया, जब वहाँ के लोग जब विद्रोह करने लगे तो भाई अफ्रीका से क्या किया जाने लगा? दास मंगवाया जाने लगा। फिर कहा जा रहा है कि यही है ना, ऊपर चला। अच्छा ऊपर चला गया, यही है ना? 1550। हाँ, 1550 1550 के दशक से 1880 के दशक तक, यानी लगभग कितना साल? 300 साल के लगभग। जब ब्राज़ील में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया था, ब्राज़ील में 36 लाख से भी अधिक अफ्रीकी गुलामों का आयात किया गया। सोचो क्या किया गया। मुझे लग रहा है कि इंसानी मानव का कोई वैल्यू ही नहीं है कि नहीं है? आयात निर्यात किसके संदर्भ में किया जाता है? व्यापार के संदर्भ में किया जा रहा है। तो अफ्रीकी गुलामों को एकदम व्यापार किया जा रहा है। बाकायदा लोग ले जाते थे, बहुत सारे दलाल होते थे। मूवी वगैरह बार बार जिक्र करता हूँ, इस तरह का मूवी कभी सब आएगा तो देखना। सब ले जाते हैं जहाज़ में भर भर के, ठीक है, स्त्री पुरुष एक जगह इकट्ठा कर दिया सबको। फिर आ रहे हैं वहाँ के जो भी लोग हैं, अंग्रेज लोग आ रहे हैं अपने बागानों में काम करवाने के लिए। जो भी अब दलाल ले गया है, ठीक है, वो भी गोरा ही दलाल है। बुझा रहा कि नहीं बुझा रहा? मोल भाव हो रहा है कि भाई कितना में दास बेचोगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? महिला दास, महिला पुरुष, जो भी दास है वहाँ पे, कितनी फैमिली उजड़ जाती थी। देखोगे तो एकदम मतलब इतना वो दर्दनाक माहौल होता है, मतलब सेंसिटिव मामला होता है कि कुछ समझा ही नहीं गया यूरोप वासियों के द्वारा। 1750 में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास हजार क्या होते थे? गुलाम होते थे। इसके बाद मतलब कि लोग क्या होंगे भाई? पैसे वाले होंगे। दास प्रथा के उन्मूलन के बारे में अगर कहा जा रहा है कि 1780 के दशक में किए गए प्रारंभिक वाद विवाद में कुछ लोगों ने यह भी दलील दी थी कि यूरोप वासियों के अफ्रीका में आने वाले पहले भी वहाँ दास प्रथा क्या थी? मौजूद थी। किसकी दलील है? यूरोप वासियों की कि भाई हमने कहाँ शुरू किया, ये तो लोग कटेंगे ही कटेंगे। पहले से वहाँ पर क्या हो रहा था? चल रहा था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कन्नी काटना बोलते हैं इसे, ठीक है, अपनी जिम्मेदारी से भागना बोलते हैं उसे। यहाँ तक कि 15वीं शताब्दी में अफ्रीका में स्थापित किए जाने वाले राज्यों में भी अधिकांश मजदूर वर्ग गुलामों से ही क्या हुआ था? बना हुआ था।
15वीं शताब्दी में अफ्रीका में स्थापित किए जाने वाला जो भी राज्य बना, अधिकांश मजदूर वर्ग गुलामों से क्या होता था, बना होता था। उन्होंने थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग चीज़ देख लो, ठीक है, यही है मैप, बुझा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मैप देख के? जो भी थे यहाँ से, बुझाया कि नहीं बुझाया? कहाँ के लिए? दक्षिण अमेरिका के लिए। कहाँ के लिए? दक्षिण अमेरिका के लिए। इन क्षेत्रों से भर भर के जहाज, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या किया जा रहा है? गुलाम ले जा रहा गुलाम को ढोया जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और यहाँ से पश्चिम इधर पश्चिम एशिया के लिए लेके जाया जा रहा है, इधर पश्चिम एशिया के लिए, मैंने, ठीक है। दास प्रथा के उन्मूलन के बारे में 1780 के दशक में किए गए प्रारंभिक वाद विवाद में कुछ लोगों ने यह भी दलील थी कि यूरोप वासियों के अफ्रीका में आने के पहले भी दास प्रथा क्या थी, मौजूद थी। यहाँ तक कि 15वीं शताब्दी में अफ्रीका में स्थापित किए जाने वाला राज्य में अधिकांश मजदूर वर्ग किसकी थी? गुलामों से ही बना था। उन्होंने यह भी बताया था कि यूरोपवासी व्यापारियों को, जवान स्त्री पुरुषों को गुलाम बनाते थे। अफ्रीकी लोगों से मदद मिलती थी बनाने में। किसके लोग मिलती थी? अफ्रीकी लोगों से भी मदद मिलती थी। ये कौन दलील दे रहा है? यूरोप होता है ना, अपनी जिम्मेदारी। उनको क्या पता था भाई कि अफ्रीकी जो लोग हैं वो तो अपने खुदे नहीं समझ रहे। दास का मतलब कोई बोल दे भाई कि जैसे गांव देहात के लड़का लड़की है, सब खासकर लड़कियों के साथ खूब होता है। अब जो लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, कुछ जानती नहीं है, टीवी में ठीक है मूवी देख रही है, अगर उसको कोई एक अमीर व्यक्ति जाके बोल रहा है कि चलो भाई तुम हमको कहाँ ले चलते, तुमको हीरोइन बनाने के लिए चलते हैं, सुंदर हो, है कि नहीं है, लंबा हो, ब्यूटीफुल हो, पता चले ला के यहाँ कहीं दिल्ली में बेच दिया, वो लड़की ठीक ठाक संभावना है कि तैयार हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तुरंत तैयार हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो उस समय अफ्रीकी लोगों को बहलाना फुसलाना यूरोप वासियों के लिए बहुत क्या था, आसान था कि चलो भाई यहाँ क्या रखा है, कुछ नहीं है यहाँ पे, वहाँ जाओगे तो एक से एक फैसिलिटी मिलेगा, भरपेट भोजन मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वही है कि जाने के लिए कौन नहीं फिर तैयार हो जाएगा। अब भाई ये भी था कि पहले लोग प्यार से समझाओ, नहीं मानते थे तो लोग क्या करते थे भाई, उनको मार देते थे। समझो, ये गोरा व्यक्ति बंदूक से 6-7 फीट आदमी को क्या कर रहा है, मार दे रहा है। ये व्यापारी बदले में उन अफ्रीका वासियों को दक्षिण अमेरिका से आयात की गई फसलें, मक्का, कसावा, कुमाला आदि, जो इनका प्रमुख खाद देते थे। 1789 में अपनी आत्मकथा, व्यक्ति का नाम है, आत्मकथा समझती हो ना, अपने बारे में जो उसने लिखा हुआ है आत्मकथा, ओलाउदा इक्वियानो नाम के एक मुक्त किए गए गुलामों ने इन दलीलों का उत्तर देते हुए लिखा है कि अफ्रीका में गुलामों के साथ परिवार के सदस्यों जैसे बर्ताव किया जाता था। एरिक विलियम पहला आधुनिक इतिहासकार था जिसने 1940 के दशक में अपनी पुस्तक कैपिटलिज्म एंड स्लेवरी, स्लेवरी माने क्या होता है, गुलामी, स्लेव माने क्या होता है, गुलाम होता है ना, लिख लेना सब, ठीक है। स्लेव माने गुलाम, कैपिटलिज्म, कैपिटल माने पूंजीवाद। कैपिटलिज्म स्लेवरी में अफ्रीकी गुलामों द्वारा सही गई तकलीफों को फिर से जायजा लेने की क्या की थी, पहल की थी। मैंने कुल मिला के अब क्या लग रहा है कि यूरोप वहाँ से अपनी गलतियों को कितना भी छुपा ले, इतिहास उनको, ठीक है, छुपा नहीं सकता है, साफ साफ दिखाई हमें दे रहा है। बुझा रहा है ना? पहले से देखो इतना लोग खा के बैठ गए हैं, इतना चोरी डकैती करके लूट खसोट करके बैठ गए यूरोपवासी, ठीक है, होगा ही होगा। लेकिन हुए तो क्या, इतना लोग इकट्ठा किए, दो प्रथम विश्व युद्ध करा लिया, सब द्वितीय विश्व युद्ध करा लिया, सारे संसाधनों की क्या क्या कर दिया, सब बर्बादी कर दिया। अब फाइनली जो सबसे बेकार था अमेरिका सबसे आगे हो गया, है कि नहीं है? यही था ना भाई, कौन नहीं लूटा? देखो यूरोप जो है किसको नहीं लूटा है, पूरे विश्व को क्या किया है, यूरोप नहीं लूटा है। अब लास्ट है यहाँ पे उपसंहार। क्या? उपसंहार।
19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में दक्षिण अफ्रीका के उपनिवेशों में आकर बसे यूरोपीय लोगों ने स्पेन और पुर्तगाल के शासन के विरुद्ध विद्रोह करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। कब? 19वीं शताब्दी में। धीरे धीरे उनको भी समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो भाई यहाँ के जो भी लोग थे इन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। वे स्वतंत्र देश बन गए, ठीक वैसे ही जैसे कि 1776 में 13 उत्तरी अमेरिकी उपनिवेशों में ब्रिटेन के विरुद्ध विद्रोह करके संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण कर लिया गया था। माने यहाँ के जो भी लोग थे कहाँ पे? दक्षिणी अमेरिका में। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? दक्षिणी अमेरिका में क्या कर लिया गया? जो भी लोग थे, कौन लोग? पुर्तगाली लोग थे, मिक्स थे, स्पेनिश लोग भी थे, इधर थे कि नहीं थे? इधर स्पेनिश थे, इधर पुर्तगाली थे। कहा जा रहा है कि यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा विद्रोह कर लिया गया। क्या कर लिया गया? विद्रोह कर लिया गया। और विद्रोह करके अपने अपने क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों को क्या किया गया? छोटे बड़े क्षेत्रों में क्या किया गया? 13 भागों में नहीं बांट लिया गया, 13 भागों में इन्होंने ठीक उसी तरीके से बांट लिया जैसे कि कौन बटा था? अमेरिका बटा हुआ था। ठीक है, 13 भागों में बांट लिया गया। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, ठीक है। दक्षिण अमेरिका को आज लैटिन अमेरिका भी कहा जाता है, क्योंकि स्पेनी और पुर्तगाली दोनों भाषाएं क्या करते थे? लैटिन भाषा परिवार की। अब बुझाया कि इसको लैटिन अमेरिका क्यों बोला जाता है? क्योंकि दक्षिण अमेरिका में कंट्रोल किसका था? स्पेन और पुर्तगाल का था, और दोनों की भाषा क्या थी? लैटिन थी। इसीलिए इसको क्या बोला गया? लैटिन अमेरिका बोला गया। अब इस लैटिन अमेरिका को इतना चीज़ बताने के लिए हम लोग जहाँ पे क्लास कर रहे थे, अखिल मूर्ति बोलता है बहुत लंबा चौड़ा कहानी है, नहीं बताएंगे अभी, ठीक है, बस लैटिन अमेरिका जानो। तो बात है कि नहीं है? लंबा चौड़ा कहानी, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। देखो हर चीज़ का मतलब यहाँ से निकल के आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसीलिए इस किताब को जितना भी रिवीजन करो, छोटी छोटी चीज़ें हैं, एग्जाम में हो सकता है कि डायरेक्ट नहीं पूछे, लेकिन बार बार इन सारी चीज़ों का क्या किया जाए? प्रयोग किया जाएगा। बुझाया कि नहीं बुझाया? अभी इंग्लैंड ने क्या कर दिया? कॉमनवेल्थ कंट्री बना दिया है। जो भी उसके गुलाम जो देश थे, उपनिवेश थे, उनका एक संगठन बना दिया जिसका नाम क्या है? कॉमनवेल्थ कंट्री है यहाँ पे। और उन कॉमनवेल्थ जो उसने संगठन बनाया है उसमें इंग्लैंड अच्छा खासा पैसा खर्चा करता है, खेल खिलवाता है। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? तो भाई इनके द्वारा भी कहा जा रहा है कि स्पेनी और पुर्तगाली दोनों भाषाएं लैटिन भाषा क्या है? परिवार का ही, इसलिए तो क्या बोला गया? वहाँ के निवासी अधिकतर देशज यूरोपीय, जिन्हें क्रियोल कहा जाता था, यूरोपीय और कहाँ क्या है? अफ्रीकी मूल के हैं। तो अफ्रीका के लोग भी बसते चले गए और यूरोप के भी लोग बसते चले गए। उनमें से अधिकांश लोग कैथोलिक धर्मावलंबी हैं। सोचो, सारा उनका अपना धर्म नहीं रहा, सारा उनके धर्म की जगह किसने ले लिया? ईसाई धर्म ने ले लिया। इसीलिए विश्व में नंबर 1 सबसे अधिक जिसको मानते हैं वो धर्म कौन है? ईसाई धर्म है। समझ में आया कि नहीं आया? उनकी संस्कृति में यूरोपीय परंपराओं के साथ मिली हुई देसी परंपराओं के भी तत्व क्या है? विद्यमान है। यूरोपीय परंपराओं के साथ साथ कौन? देसी परंपराओं के भी। अब इसमें सबसे पहले जिक्र किसका दिया है? यूरोपीय परंपरा का। यूरोपीय कल्चर वहाँ पे अधिक है। यूरोपीय कल्चर के साथ साथ उनकी अपनी देसी कल्चर भी क्या है? मौजूद है। क्योंकि यहाँ पे 3 लोग अब आ गए, एक मूल निवासी, एक कौन थे? यूरोपीय लोग हैं, तीसरा कौन? अफ्रीकी लोग। अब इन्हीं तीनों लोगों से पूरा उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका क्या है? बसा हुआ है। अब कहाँ कहाँ पे किसका वेटेज अधिक है? जैसे यूएसए की बात करें तो सबसे अधिक लोग कौन है यहाँ पे? ब्रिटेन के लोग हैं। समझ में आया? फिर वहाँ के मूल निवासी है, फिर कौन है? अफ्रीकी है। लेकिन तुमको वहाँ पे हर एक कंट्री पे ये तीनों चीज़ देखने के लिए क्या होगा? मिलेगा। अब सोचो, अब तीनों लोग मिल के रह रहे हैं, शानदार से रह रहे हैं, देश को आगे लेके जा रहे हैं। अगर ये तीनों आपस में लड़ते मरते रहें, आगे जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। ठीक है, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? कब हुआ ये? 15वीं शताब्दी के बाद हुआ कि नहीं हुआ? 15वीं 16वीं शताब्दी, जब पुनर्जागरण के दौर में सब चीज़ हो रहा है। और इतना जल्दी यहाँ के लोगों ने एडॉप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया।
महज 500 साल के अंदर ही आपस में लोग अच्छा खासा रहते हैं, करते हैं। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? अब भारत में देखो मुस्लिम कब आए, लगभग 700 के आसपास में आए, 700 ईस्वी के आसपास आए। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? अभी तक मामला क्या है, जस का तोसी है। ये सब सिखाता है, इतिहास सिखाता है। कोई दिक्कत पाठ करते रह जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसे कहाँ देश क्या करेगा, विकास कर- विकास करेगा। कोई दिक्कत? नहीं। बहुत आसान टॉपिक था मेरे ख्याल से। दूसरा टॉपिक देखा जाए। नो रिस्पॉन्स है, कहीं नहीं रिस्पॉन्स कर। कर दिया ना। अच्छा एक टॉपिक बंद कर दें इसको ना, बंद कर रहे हैं तो फिर चालू भी हो सकता है। 1.5 घंटा भी क्लास नहीं हुआ।